हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, दिस इज सीए प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीए इंटर अकाउंट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, जी हाँ, रॉकेट रिवीजन मैराथन। अब यहाँ पे सर मैराथन स्टार्ट करने से पहले आप एक काम करें, इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सर हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। क्लियर है। तो सर आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीए इंटर अकाउंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रॉकेट रिवीजन मैराथन। और इस रॉकेट रिवीजन मैराथन में हम अपनी सर फ्री रॉकेट रिवीजन हैंड रिटन बुकलेट, सर जो कि हमारी बुकलेट ऑलरेडी फ्री है, ये हम यहाँ पे बुकलेट पूरी की पूरी हमारे रॉकेट रिवीजन मैराथन में कवर करेंगे। हमारी इस बुकलेट में जो भी एग्जाम्पल है सर, सभी के सभी एग्जाम्पल हम यहाँ पे हमारे रॉकेट रिवीजन मैराथन में कवर करेंगे। क्लियर है। और सर हमारा रॉकेट डिवीजन मैराथन प्रॉपर एप्लीकेबल है फॉर नवंबर 2022 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए। क्लियर है। अब सर हमें ये बताइए कि हम यहाँ पे रॉकेट डिवीजन मैराथन में क्या क्या चीज़ें रिवाइज करेंगे। देखो, हमारे सर ये इंटर अकाउंट्स के सिलेबस में ना टोटल 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। जी हाँ, हम यहाँ पे हमारे रॉकेट डिवीजन मैराथन में ये 8 के 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ठीक है ना। अब सर इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या क्या चीज़ें रिवाइज करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पे हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। ठीक है ना। और वो भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से। और जो हम यहाँ पे सर कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। और जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है ना। देखो, सिंपल सी चीज़ है, हम यहाँ पे हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और वो भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है ना। और जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमारे रॉकेट डिवीजन मैराथन में ये 8 के 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे रिवाइज करेंगे। क्लियर है। अब सर हमारे पास यहाँ पे इस मैराथन में हम क्या क्या चीज़ें रिवाइज करेंगे, अब मैंने आपको सर यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता दी। सो अब मैं आपको बताता हूँ जो हम यहाँ पे सर एग्जांपल्स करेंगे वो एग्जांपल्स आपको कहाँ पे मिलेंगी। वो एग्जांपल्स आपको मिलेंगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंड बुकलेट में। ठीक है ना। और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है और प्रॉपर हैंड रिटन फॉर्म में है। अच्छा जी, अब सर ये बताइए कि बुकलेट हमें कहाँ पे मिलेगी। ये बुकलेट आपको मिलेगी बच्चे हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाए, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। ठीक है ना। और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है। अदरवाइज एक काम करें, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने इन सभी के रिगार्डिंग में लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उन लिंक्स को भी यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। अच्छा जी, और इवन अगर आपको सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट के कोर्स लिस्ट चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट्स चाहिए, या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहिए, तो वो भी सारी चीज़ें आपको हमारी प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएंगी। क्लियर है। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है या आपको इनके रिगार्डिंग में हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डिटेल चाहिए, तो सर ये हमारा नंबर है 9915825991। और सर ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinhclasses@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो। हम आपको यहाँ पे सर इन सभी के रिगार्डिंग में डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना। और इवन अगर आपको सर हमारा रॉकेट डिवीजन मैराथन अच्छा लगता है तो, और अगर आप इसके रिगार्डिंग में हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो सर ये हमारा नंबर है और ये हमारी ईमेल आईडी है। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो और अपना सर फीडबैक दे सकते हो। ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको सर हमारा रॉकेट डिवीजन मैराथन अच्छा लगता है ना, तो इसके रिगार्डिंग में हमें सर अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है ना। ये हमारा नंबर है, ये हमारी ईमेल आईडी है, तो इनके थ्रू रीच करके हमें अपना सर फीडबैक जरूर दें। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारा सर ये रॉकेट डिवीजन मैराथन हमारा स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, दिस इज सीए प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 यानी कि AS1, जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। और इस AS में हम यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और एक एग्जाम्पल की हेल्प से। और ये सभी कॉन्सेप्ट सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। और जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है। और जो हम यहाँ पे सर एग्जाम्पल करेंगे, ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंड रिटन बुकलेट में। और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, ये हमारी बुकलेट बिल्कुल फ्री है और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। हमारी ऐप इंस्टॉल कर ले, वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। ठीक है ना। और ये बुकलेट हमारी सर बिल्कुल फ्री है। ठीक है जी। अदरवाइज इसी वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने इनके रिगार्डिंग में सभी लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। क्लियर है। और अगर आपको सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट के कोर्सेज चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट्स चाहिए, या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहिए, तो वो भी आपको हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएगा।
ठीक है जी। स्टिल अगर आपको सर इसके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है या आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी डिटेल चाहिए या हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सर ये हमारा नंबर है 9915825999 और सर ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinghclassesinfo@gmail.com। आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको इनके रिगार्डिंग में सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारा ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एग्जांपल और इस एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे सर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि इस एग्जांपल में हमारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं, तो इस एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे सर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सर ये हमारी यहाँ पे एग्जाम्पल है और ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना? तो हमारे पास ना यहाँ पे टोटल 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, ये सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमने यहाँ पे बताना है कि ये स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ये सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पे रीड करते जाएंगे और हम यहाँ पे बताते जाएंगे कि हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है जी, इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर नॉट फॉलोड इन प्रेजेंटेशन एंड प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ए स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे सर इसके रिगार्डिंग में कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं आपको ना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करेंगे। तो देखना, रीड करते ही आप यहाँ पे समझ जाओगे कि हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। क्लियर है? अब सर इसके रिगार्डिंग में कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो AS1 क्या कहता है, AS1 कहता है जब कोई भी एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पे करती है, ठीक है जी, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि इस एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पे करते टाइम फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को फॉलो किया ही होगा। अब सर फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि सर हमारे पास गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो ये हमारे पास फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन होती है। ठीक है जी। तो AS1 क्या कहता है, AS1 कहता है जब कोई भी एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करती है तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उस एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे करते टाइम फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को फॉलो किया ही होगा। ठीक है ना? तो अगर तो इस एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करते टाइम फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को फॉलो किया है तो कोई भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम पहले ही अज्यूम करके चलते हैं कि इस एंटिटी ने पक्का फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को फॉलो किया ही होगा। ठीक है ना? तो अगर तो सर फॉलो किया है तो कोई भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। अगर फॉलो नहीं किया ना तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ये AS1 कहता है। ठीक है ना? तो AS1 क्या कहता है, मैं आपको यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ। AS1 कहता है जब कोई भी एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करती है तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उस एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करते टाइम फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को फॉलो किया ही होगा। ठीक है ना? तो अगर तो सर इस एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करते टाइम फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को फॉलो किया है तो कोई भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम पहले ही अज्यूम करके चलते हैं कि इसने पक्का फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस को फॉलो किया ही होगा। अगर तो फॉलो किया है तो कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फॉलो नहीं किया ना तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर? ये हमारे पास AS1 कहता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करो। अच्छा जी, इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, ठीक है, आर नॉट फॉलोड इन प्रेजेंटेशन एंड प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, अगर हमने फॉलो नहीं की है, ए स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड, ये कह रहा है इज नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है, ये ऐसा कह रहा है, जबकि यहाँ पे बिल्कुल फॉल्स है। मैंने अभी आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। अगर हमने यहाँ पे फॉलो नहीं की है तो यहाँ पे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ये कह रहा है यहाँ पे इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल फॉल्स है। क्लियर है? यही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया और इसी के साथ हमारे पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट। अच्छा जी, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज adopted in the preparation and presentation of financial statements should form part of the financial statement। ठीक है, अब यहाँ पे सर इसके रिगार्डिंग में कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं आपको ना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करेंगे। तो देखना, रीड करती है आप यहाँ पे समझ जाओगे कि स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब पहले इसके रिगार्डिंग में कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो AS1 क्या कहता है, AS1 कहता है कि जो भी हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे करते टाइम, ठीक है जी, वो सभी की सभी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बननी चाहिए। क्लियर है? ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अब इसको रीड करो।
सेकंड, all significant accounting policies adopted in the preparation and presentation of financial statements should form part of the financial statement। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो सेकंड देखो हमारे पास बिल्कुल ट्रू है, क्लियर है, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे हमारे पास सर ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। एनी चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ ए मटीरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज, ठीक है जी। वेयर द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज इफेक्टेड बाय सच चेंज इज नॉट असर्टेनेबल होली और इन पार्ट, द फैक्ट नीड नॉट टू बी इंडिकेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे सर इसके रिगार्डिंग में कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करेंगे। तो देखना रीड करती है आप यहाँ पे समझ जाओगे कि स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है ना। अब इसके रिगार्डिंग में कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो AS1 क्या कहता है, AS1 कहता है अगर हम सर अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज करते हैं, ठीक है ना। AS1 कहता है अगर हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज करते हैं और अगर सर इसका मटीरियल इफेक्ट है तो ये हमें यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब सर मुद्दा ये उठता है कि मटेरियल इफेक्ट क्या होता है। तो मटेरियल इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है जी। अब सर मुद्दा ये उठता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं जैसे कि सर हमारे शेयर होल्डर्स, जैसे कि डिबेंचर होल्डर्स, जैसे कि क्रेडिटर्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं, क्लियर है। अच्छा जी, तो सर मटेरियल इफेक्ट क्या होता है, वो इफेक्ट जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्लियर है। तो AS1 क्या कहता है, AS1 कहता है कि अगर हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज किया है, ठीक है जी, और अगर इसका मटेरियल इफेक्ट है, मटेरियल इफेक्ट क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर इसका सर मटेरियल इफेक्ट है तो ये हमें यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये AS1 कहता है, ठीक है। और AS1 कहता है कि अगर हम यहाँ पे सर अमाउंट असर्टेन कर सकते हैं तो हमें यहाँ पे अमाउंट डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अमाउंट असर्टेन नहीं कर सकते तो हमें यहाँ पे सर फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन डिस्क्लोज तो पक्का करना पड़ेगा, क्लियर है। दोबारा बता रहा हूँ, AS1 क्या कहता है, AS1 कहता है कि अगर हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज की है, ठीक है जी, और अगर उसका मटेरियल इफेक्ट है तो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और AS1 कहता है कि अगर हम यहाँ पे अमाउंट असर्टेन कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे अमाउंट असर्टेन कर सकते हैं तो उसको डिस्क्लोज कर देंगे। अगर हम यहाँ पे अमाउंट असर्टेन नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे सर फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन डिस्क्लोज हमें पक्का पक्का करना पड़ेगा, क्लियर है। यह है यहाँ पे प्रॉपर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे सर थर्ड को रीड करो। अच्छा जी, एनी चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है, विच हैज़ ए मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वेयर द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज इफेक्टेड बाय सच चेंज इज नॉट असर्टेनेबल, अगर हम यहाँ पे अमाउंट असर्टेन नहीं कर सकते होली और इन पार्ट, ठीक है, द फैक्ट नीड नॉट टू बी इंडिकेटेड, ये कह रहा है हमें यहाँ पे फिर फैक्ट भी इंडिकेट करने की यानी कि डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ पे फॉल्स है। मैंने आपको बताया अगर हम यहाँ पे अमाउंट असर्टेन नहीं कर सकते तो हमें यहाँ पे सर फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये कह रहा है फैक्ट नीड नॉट टू बी इंडिकेटेड, यानी कि ये कह रहा है कि फैक्ट यहाँ पे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है, ये हमारे पास यहाँ पे फॉल्स है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सर फोर्थ स्टेटमेंट, ठीक है। देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज विच आर एप्लीकेबल टू ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। तो पहले सर इसके रिगार्डिंग में कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम ये स्टेटमेंट रीड करेंगे। तो देखना रीड करती है आप यहाँ पे समझ जाओगे कि स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी या फॉल्स होगी, क्लियर है। अब सर इसके रिगार्डिंग में कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो AS1 क्या कहता है, AS1 कहता है कि हमारे पास कोई भी सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं है जो कि सर हर जगह पे अप्लाई हो सके, ठीक है ना, ये AS1 कहता है। अब इसको रीड करो फोर्थ, देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज विच आर एप्लीकेबल टू ऑल सर्कमस्टांसेस, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया और ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ट्रू है, ठीक है ना। फोर्थ देखो हमारे पास यहाँ पे ट्रू है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल कंप्लीट है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। तो इसी के साथ सर हमारे पास ये वाली एग्जाम्पल बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स ही थी और ये हमने यहाँ पे अच्छे से कर ली और ये हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। और इस एग्जाम्पल की हेल्प से देखो हमने यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज कर लिए, ठीक है ना। यहाँ पे सभी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कवर होते थे, तो देखो हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल की हेल्प से मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज कर लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल कंप्लीट है और इसी के साथ सर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 यानी कि AS1 भी कंप्लीट है। तो AS1 में हमने यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करने थे एग्जांपल की हेल्प से, तो हमने यहाँ पे ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिए इस एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इसके साथ ही AS1 भी बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे।
गाइस दिस इज सीए प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यानी कि AS2, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। और इस AS में हम सर हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, और इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। और एक कॉन्सेप्ट सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है। और जो हम यहाँ पे सर एग्जांपल करेंगे, ये एग्जांपल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंड रिटन बुकलेट में, और ये बुकलेट हमारी सर बिल्कुल फ्री है। और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाए, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, हमारी ऐप इंस्टॉल कर ले और वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। और ये बुकलेट हमारी सर बिल्कुल फ्री है। क्लियर है। अदरवाइज सर इसी वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने आपको इनके रिगार्डिंग में सभी लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है जी। और अगर आपको सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स के कोर्सेज चाहिए, लेक्चर चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट चाहिए, या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहिए, तो वो भी आपको हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएगा, ठीक है जी। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है या आपको इसके रिगार्डिंग में कोई भी डिटेल चाहिए, हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमारा नंबर है 9915825999, और ये हमारी ईमेल आईडी है pravjotsinhclassesinfo@gmail.com। आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको यहाँ पे सर सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारा ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सर ये वाली एग्जांपल, ठीक है ना। और इस एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे अपना सर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सर ये हमारी एग्जांपल है, और यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन है, ये पूरा का पूरा इसी का सोल्यूशन है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। Mr. Prabjot gives the following information relating to items forming part of inventory as on 31st March 2011, ठीक है जी। His factory produces product X using raw material A। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट X है ये हमारे पास फिनिश गुड्स है, ठीक है, और रॉ मटेरियल हमारे पास यहाँ पे A है। क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल A, ठीक है, परचेज्ड एट ₹120, तो इसका मतलब ये यहाँ पे इसकी कॉस्ट है। अच्छा जी, इसके बाद रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ए एज ऑन 31st मार्च 2011 इज 90 पर यूनिट, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे सर रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग में पूरी इंफॉर्मेशन बता दी। अच्छा, इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे सेकंड देखो, 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स। पार्टली फिनिश्ड गुड्स का मतलब क्या है सर, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP, तो ये हमारे पास यहाँ पे WIP है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे 500 यूनिट्स हैं और पार्टली फिनिश गुड्स, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग X, ठीक है, एंड कॉस्ट इंकर टिल डेट ₹260 पर यूनिट, तो ये है यहाँ पे इसकी कॉस्ट होगी। इसके बाद है दीज यूनिट्स कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय इंकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹60 पर यूनिट, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर एडिशनल एक्सपेंडिचर बता दिया, जो कि होगा सर 60। क्लियर है। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे सेकंड, और ये हमारे पास यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे थर्ड 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट X, ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे फिनिश गुड्स है, एंड टोटल कॉस्ट इंकर्ड ₹320 पर यूनिट, तो ये यहाँ पे होगी सर इसकी कॉस्ट। अच्छा जी, इसके बाद है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X इज ₹300 पर यूनिट, तो ये हमारे पास इसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास इसके रिगार्डिंग में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे यही अज्यूम कर लेंगे कि ये यहाँ पे इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी, ठीक है ना। नेट रियलाइजेबल वैल्यू को हम शॉर्ट में NRV भी बोल देते हैं, तो हम यहाँ पे यही अज्यूम कर लेंगे कि ये यहाँ पे इसकी NRV होगी, यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी। क्लियर है। कितनी सर 300, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फिनिश गुड्स हैं इसकी यहाँ पे कॉस्ट है 320, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 300, और हम यहाँ पे यही अज्यूम कर लेंगे, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कि यहाँ पे इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी, तो यहाँ पे इसकी सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू फिर कितनी होगी 300। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड है, और ये हमारे पास फिनिश गुड्स के रिगार्डिंग में पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे करना क्या है, डिटरमाइन हाउ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एज ऑन 31st मार्च 2011, ठीक है ना। ऑल्सो
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2011। तो हमने यहाँ पे बताना है कि हम इन इन्वेंट्रीज को वैल्यू कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी एग्जांपल है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो हर टाइप की इन्वेंट्री अवेलेबल है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, यहाँ पे हमारे पास है पार्टली फिनिश गुड्स यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP भी है, और यहाँ पे हमारे पास फिनिश गुड्स भी है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, और इस एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे सभी इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, क्लियर है। एग्जांपल मैंने अब आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पे ना ये इसका सोल्यूशन है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना पूरा यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जाके हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहाँ पे ना अच्छे से सुनना। पहले मैं आपको यहाँ पे फिनिश गुड्स के बारे में बताता हूँ। देखो AS2 क्या कहता है, AS2 कहता है कि हम यहाँ पे फिनिश गुड्स को वैल्यू करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि NRV, ठीक है ना। इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन करेंगे, क्लियर है। AS2 ऐसा कहता है। अब देखो सर यहाँ पे हमारे पास फिनिश गुड्स हैं, ठीक है, हमारे पास 1500 यूनिट्स हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे इसकी कॉस्ट है 320, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है 300। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे और कुछ गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे यही अज्यूम कर लेंगे कि ये यहाँ पे इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है यानी कि NRV है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट है 320 और यहाँ पे NRV हमारे पास 300 है, तो दोनों में लोअर कैसा 300, तो हम यहाँ पे इसको 300 पे वैल्यू करेंगे, क्लियर है। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी यहाँ पे इसके सोल्यूशन में देख भी लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे 300 पे इसको वैल्यू किया है, ठीक है ना। पूरा सोल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम इसको 300 पे वैल्यू करेंगे, क्लियर है। इसके रिगार्डिंग में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ कंप्लीट है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सर वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP के बारे में, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग में AS2 क्या कहता है, AS2 कहता है कि हम यहाँ पे इसको वैल्यू करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन करेंगे। अब देखो सर हमारे पास यहाँ पे 500 यूनिट्स है और पार्टली फिनिश गुड्स यानी कि WIP की, ठीक है ना। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग X एंड कॉस्ट इंकर टिल डेट, तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट है 260। अच्छा जी, अभी आगे रीड करो। दीज यूनिट्स कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय इंकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹60 पर यूनिट। अब यहाँ पे ना इसकी NRV यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे सर हमारे पास NRV ऑफ WIP हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम यहाँ पे NRV ऑफ फिनिश गुड्स कंसीडर करते हैं, इसमें से एडिशनल एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे NRV ऑफ WIP आ जाती है, क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या NRV ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है, द आंसर इज यस। यहाँ पे जो इसका सेलिंग प्राइस है यही हमने अज्यूम किया था, ये हमारे पास फिनिश गुड की NRV है और वो हमारे पास कितनी है 300, ये हमने यहाँ पे कंसीडर की। इसमें से माइनस करेंगे एडिशनल एक्सपेंडिचर, क्या ये हमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है। ये देखो दीज यूनिट्स कैन बी फिनिश नेक्स्ट ईयर बाय इंकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹60 पर यूनिट, तो ये हमारे पास यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंडिचर गिवन है जो कि है 60। तो 60 हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो 300 माइनस 60 मेरे पास आ गया 240, तो 240 होगी यहाँ पे WIP की NRV, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे NRV आ गई सर WIP की यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस की 240, क्लियर है। ये कैलकुलेट कैसी हुई है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास WIP की NRV आ गई सर 240, ये हमने कैलकुलेट कर दी। कैसे की है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। और यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है वो है 260, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी कॉस्ट है 260 और हमारे पास यहाँ पे इसकी NRV है 240, दोनों में लोअर कैसा 240, तो हम यहाँ पे इसको 240 पे वैल्यू करेंगे, क्लियर है। यहाँ पे देखो हमारे पास 240 पे हमने इसको वैल्यू किया है, ठीक है ना। पूरा सोल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि हम इसको 240 पे वैल्यू करेंगे, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे सर WIP भी देख लिया यानी कि पार्टली फिनिश गुड्स यानी कि हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस की हमने वैल्यूएशन देख ली, ठीक है जी। अब हम देखते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन, ठीक है ना। इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना, ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देखना। अब सुनो सर, यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन ना, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि NRV के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर तो सर फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि NRV फिनिश गुड्स की कॉस्ट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, ठीक है जी, तो हम रॉ मटेरियल को ना कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि सर NRV फिनिश गुड्स की कॉस्ट से कम है, तो हम रॉ मटेरियल को वैल्यू करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि इन दोनों में जो लोअर होता है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करते हैं,
क्लियर है, दोबारा बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन में दिक्कत होती है। मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से बता रहा हूँ, इसको अच्छे सुन लो, कभी भी आपको ना रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। देखो, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि सर एनआरवी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो सर फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि एनआरवी फिनिश गुड्स की कॉस्ट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, ठीक है जी, तो हम रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। लेकिन अगर फिनिश गुड्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि एनआरवी फिनिश गुड्स की कॉस्ट से कम है तो हम रॉ मटेरियल को वैल्यू करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि इन दोनों में जो लोअर होता है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करते हैं। क्लियर है, अब मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आओ सर यहाँ पे इस एग्जांपल में, ठीक है ना, अब आओ यहाँ पे इस एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे देखो फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी है सर, यहाँ पे 320, ठीक है ना, ये हमारे पास यहाँ पे फिनिश गुड्स की कॉस्ट है 320, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस कीमत है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे यही अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि एनआरवी है और ये मेरे पास यहाँ पे 300 है, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे इसकी एनआरवी हमारे पास 300 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एनआरवी है 300 फिनिश गुड्स की और यहाँ पे फिनिश गुड्स की कॉस्ट है यहाँ पे 320, ठीक है ना। तो एनआरवी हमारे पास कॉस्ट से कम है तो हम यहाँ पे रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन करेंगे रॉ मटेरियल की, ठीक है ना। अब बहुत सर यहाँ पे रॉ मटेरियल की हमारे पास कॉस्ट कितनी है, ये देखो परचेज एट ₹120, तो ये हमारे पास इसकी कॉस्ट है, ठीक है। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है 90, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट 90 है, कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे 120 है, तो इन दोनों में लोअर क्या है सर, यहाँ पे 90 लोअर है, तो हम यहाँ पे 90 पे इस रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे। क्लियर है, अब यहाँ पे सोल्यूशन में देख भी लेते हैं, तो देखो हमने यहाँ पे सर रॉ मटेरियल ए, यहाँ पे देखो हमने 90 पे ही इसको वैल्यू किया है, ठीक है ना। हम यहाँ पे प्रॉपर सोल्यूशन भी देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल को 90 पे वैल्यू किया है। क्यों किया है मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे इस तरीके से रॉ मटेरियल की यहाँ पे वैल्यूएशन करेंगे। सो अब मैंने आपको यहाँ पे सर प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर दिया कि हम यहाँ पे तीनों की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, पार्टली फिनिश गुड्स यानी कि सर वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP की हम यहाँ पे वैल्यूएशन कैसे करेंगे, और इवन फिनिश गुड्स की हम यहाँ पे वैल्यूएशन कैसे करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये तीनों की वैल्यूएशन अच्छे से सिखा दी, ठीक है ना। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से देखो हमने यहाँ पे तीनों की वैल्यूएशन ही अच्छे से सीख ली, ठीक है ना। ये यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने आपको सर सारी चीज़ें अच्छे से सिखा दी। अब हम यहाँ पे ना इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। क्लियर है, तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है जी, रॉ मटेरियल वैल्यूड एट कॉस्ट इफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एट और अबव कॉस्ट। एट का मतलब होगा सर इक्वल है, अबव का मतलब सर अगर कॉस्ट से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर हमारी सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू फिनिश गुड्स की अगर सर फिनिश गुड्स की कॉस्ट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है तो हम रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अदरवाइज एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिनिश गुड्स वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्लियर है, इसके बाद इन द गिवन केस सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X इज ₹300 एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹320। ये हमें यहाँ पे गिवन है सर, सेलिंग प्राइस हमारे पास ये देखो ये गिवन है 300 और कॉस्ट है हमारे पास 320, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हैंस द वैल्यूएशन विल बी डन एज अंडर, फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज लेस देन इट्स कॉस्ट, हैंस वैल्यूड एट ₹90 पर यूनिट। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन सर 90 पे करेंगे, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। क्यों करेंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अच्छा, इसके बाद सर यहाँ पे देखो सेकंड 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स, ठीक है जी, विल बी वैल्यूड एट ₹240 पर यूनिट, डेट इज लोअर ऑफ कॉस्ट, जो कि हमारे पास है 260। तो यहाँ पे हमारे पास देखो सर इसकी कॉस्ट थी 260, ये हमें गिवन थी, ठीक है। इसके बाद और नेट रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ पे आ गई 240, 300 माइनस 60, ये हमने कैलकुलेट कैसे की थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और इवन इसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पे शो की हुई है। 240 यहाँ पे कैसे आया, ठीक है जी, दोनों में लोअर है 240, तो 240 पे इसकी वैल्यूएशन करेंगे। क्यों करेंगे, मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है ना। और 240 कैलकुलेट कैसे हुआ है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और यहाँ पे इसकी इवन कैलकुलेशन भी यहाँ पे शो की हुई है। क्लियर है, इसके बाद देखो यहाँ पे सर थर्ड, ठीक है जी, 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्सेस, ठीक है जी, विल बी वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो कि हमारे पास है 300 पर यूनिट, ठीक है जी, सिंस इट इज लोअर देन कॉस्ट 320 ऑफ प्रोडक्ट एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट गिवन है वो है 320 और सेलिंग प्राइस हमें गिवन है यहाँ पे 300, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम यही अज्यूम करेंगे यहाँ पे इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि सर NRV है जो कि है 300, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे जो NRV है 300 यहाँ पे लोअर है, तो हम यहाँ पे इसको 300 पे वैल्यू करेंगे, ठीक है ना। क्यों करेंगे, मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी।
अच्छा, इसके बाद सर वैल्यूएशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2011। तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट यानी कि रुपीज़, ठीक है जी। तो रॉ मटेरियल ए, उसकी यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 600, ये हमने यहाँ पे कंसीडर की। और यहाँ पे जो हमने इसकी वैल्यूएशन करनी है वो सर 90 पे करनी है। ये देखो हमने यहाँ पे 90 का रेट कंसीडर किया, तो 600 इंटू करेंगे 90, मेरे पास अमाउंट आ गई 54,000। क्लियर है। हमने इसी तरीके से यहाँ पे सर अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो पार्टली फिनिश गुड्स यानी कि हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP, तो इसकी यहाँ पे यूनिट्स कितनी है सर 500, ये हमने यहाँ पे कंसीडर की क्वांटिटी में। इसको हम वैल्यू करेंगे सर यहाँ पे 240 पे, तो हमने यहाँ पे इसका रेट कंसीडर किया यहाँ पे 240, तो 500 इंटू 240 मेरे पास आ गया 1,20,000 इसकी अमाउंट। अच्छा, इसके बाद फिनिश गुड्स यहाँ पे एक्स जो हमारे पास है, इसकी यूनिट्स कितनी है सर 1500, ये हमने क्वांटिटी में कंसीडर की। हम यहाँ पे इसको सर वैल्यू करेंगे 300 पे, ये देखो 300 पे, ये हमने रेट में कंसीडर किया। तो सर 1500 इंटू 300 मेरे पास इसकी अमाउंट आ गई सर यहाँ पे 4,50,000, ठीक है ना। इन सभी का टोटल किया, मेरे पास आ गया 6,24,000 और ये हो गया हमारे पास वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का टोटल है। और हमने यहाँ पे देखो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेंट्री हमने यहाँ पे सर ये कैलकुलेट कर दी। और हर एक इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होगी ये भी हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है ना। और किस तरीके से की है हमने यहाँ पे पूरी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दी, ठीक है ना। और इस एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे यही करना था। और यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल बिल्कुल इसी के साथ कंप्लीट है। तो इसी के साथ सर हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यानी कि AS2 भी बिल्कुल कंप्लीट है। हमने यहाँ पे सर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का कॉन्सेप्ट ही अच्छे से रिवाइज करना था, और वो भी एग्जांपल की हेल्प से। तो इस एग्जांपल की हेल्प से हमने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिया, ठीक है ना। इवन हमने यहाँ पे सर तीनों इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर ली इस एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यानी कि AS2 भी हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के? आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, दिस इज CA प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यानी कि AS3, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है ना। और इस CS में हम यहाँ पे सर हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, और वो भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जब हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है। और जो हम यहाँ पे सर एग्जांपल करेंगे, ये एग्जांपल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंड रिटन बुकलेट में। और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है, और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। हमारी ऐप इंस्टॉल करने, वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी, और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने आपको इन सभी के रिगार्डिंग में लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है ना। इवन अगर आपको सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट के कोर्सेज चाहिए, या सर लेक्चर चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट चाहिए, या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहिए, तो वो भी आपको हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएगा। क्लियर है। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है, या आपको इनके रिगार्डिंग में कोई भी डिटेल चाहिए, हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, या सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमारा नंबर है 9915825991। और सर ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinhclassesinfo@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो। हम आपको सर इन सभी के रिगार्डिंग में डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सर हमारा ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एग्जांपल, ठीक है ना। और इस एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारी यहाँ पे एग्जांपल है, और सर ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सो अब यहाँ पे ना ये एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से रिवाइज करवा देता हूँ, सो डैट इसके बाद आप ये एग्जांपल अच्छे से कर पाओ, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है। अब हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट करेंगे, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या कंसीडर करते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है जी। अब मुद्दा ये उठता है कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती हैं सर हमारे लॉन्ग टर्म एसेट के साथ एंड इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट कौन सी? 3 महीने से ज़्यादा वाली, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हम विद इन 3 मंथ रियलाइज कर देते हैं उसको हम कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर करते हैं। क्लियर है। यहाँ पे प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, एक बार दोबारा बता रहा हूँ।
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या कंसीडर करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है जी। अब सर मुद्दा ये उठता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती हैं सर हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स के साथ एंड इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट कौन सी, 3 महीने से ज़्यादा वाली, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हम विद इन 3 मंथ्स रियलाइज कर लेते हैं उसको हम कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर करते हैं। क्लियर है, ये है सर यहाँ पे इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे ना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कॉन्सेप्ट भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ना इस एग्जांपल्स में इनके रिगार्डिंग में भी कुछ एक्टिविटीज़ मिलेगी, सो डैट आप उनको भी अच्छे से हैंडल कर पाओ। इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। क्लियर है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या कंसीडर करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है जी। अब मुद्दा ये उठता है कि सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती हैं सर हमारी शेयर कैपिटल के साथ एंड बोरिंग के साथ। क्लियर है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या कंसीडर करते हैं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। हम सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है जी। अब मुद्दा ये उठता है कि सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती हैं सर हमारी शेयर कैपिटल के साथ एंड बोरिंग्स के साथ। क्लियर है, अब मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि हम यहाँ पे सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं और इवन हम सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं, ये भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखना और अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे, देखना एग्जाम्पल में अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, तो चलिए अब हम यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ मैसेज प्रभजोत लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, ठीक है जी। पर्टिकुलर्स रुपीस यानी कि अमाउंट, और ये हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटीज़ कीमत है, ठीक है ना। इनके बेसिस पे हमने यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे करनी है। क्लियर है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बाय 1 ये सभी एक्टिविटीज देखते जाएंगे और इनके बेसिस पे इसको प्रिपेयर करते जाएंगे, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा यहाँ पे सोल्यूशन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे इसको देखते हैं, प्लांट एक्वायर्ड बाय द इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स, ठीक है ना। हमने यहाँ पे प्लांट एक्वायर किया है और उसके बदले में हमने 8% डिबेंचर्स इशू किए हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सुनो, क्या हम इसको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंसीडर करेंगे। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया ना, बस उसको पकड़ के रखना, देखना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है जी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेट करती हैं सर हमारी लॉन्ग टर्म एसेट के साथ एंड इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट कौन सी, 3 महीने से ज़्यादा वाली। क्लियर है, अब आओ सर यहाँ पे प्लांट हमने एक्वायर किया है बाय द इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स, ठीक है जी। तो हमने प्लांट एक्वायर कर दिया और उसके बदले में 8% डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है। तो क्या प्लांट एक्वायर करना हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल है सर, क्योंकि ये हमारे लॉन्ग टर्म एसेट के साथ रिलेट करती है, क्योंकि प्लांट हमारा लॉन्ग टर्म एसेट होता है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ क्या इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है? द आंसर इज नो। अब बिग नो, क्योंकि हमने इसके बदले में डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है, लेकिन इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये। देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट देखो मैंने आपको इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन किया था सो डैट अब आपको यहाँ पे दिक्कत ना आए। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, आप यहाँ पे क्लियरली इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे सर कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ तक हमारी ये चीज बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। सो इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड लॉस इंकर्ड ₹5,000, ठीक है। और यहाँ पे इसकी सर अमाउंट है 85,000, ठीक है ना। तो ये 85,000 इसकी बुक वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, हमारा सर एक प्लांट है, हमने उसको सोल्ड कर दिया, ठीक है जी, जिसकी बुक वैल्यू है 85,000 और हमने इसको 5,000 के लॉस पे सेल किया है। इसका मतलब अगर हमने इसको 5,000 के लॉस पे सेल किया है तो इसका मतलब ये है 85,000 माइनस 5,000, तो 80,000 की हमने यहाँ पे कैश
हमने यहाँ पे सर कैश रिसीव किया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, हमने यहाँ पे सर प्लांट होल्ड किया है, ठीक है जी, जिसकी बुक वैल्यू यहाँ पे 85,000 है और उसके ऊपर हमें लॉस हुआ है सेल करने पे 5,000। तो इसका मतलब 85,000 माइनस 5,000, हमने यहाँ पे 80,000 का ही कैश रिसीव किया होगा। क्लियर है। अब बहुत सर यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड, लॉस इंकर्ड 5,000, अमाउंट यहाँ पे 85,000, इसका मतलब हमने यहाँ पे कैश रिसीव किया होगा 80,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या हम इसको कंसीडर करेंगे? बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ रहना। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है जी। कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है। अच्छा जी, अब सर यहाँ पे हो, क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल है सर। हमने यहाँ पे प्लांट होल्ड किया है तो प्लांट हमारा लॉन्ग टर्म एसेट होता है, तो ये उसके साथ रिलेट करती है, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद क्या इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल है सर। हमने यहाँ पे पक्का कैश रिसीव किया होगा जो कि होगा 80,000। तो 80,000 का हमने यहाँ पे सर कैश रिसीव किया होगा, तो पक्का यहाँ पे कैश का इनफ्लो हुआ होगा, तो यहाँ पे पक्का कैश की इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे हम इसको कंसीडर करेंगे। देखो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी है, इनमें सर कैश की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इसको पक्का कंसीडर करेंगे। क्लियर है। तो ये रहा सर, हमने यहाँ पे इसको कंसीडर किया है सेल ऑफ प्लांट, और यहाँ पे हमने देखो अमाउंट कंसीडर की है 80,000, क्योंकि 80,000 का ही यहाँ पे कैश इनफ्लो हुआ है। क्लियर है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने यहाँ पे सर इंटरेस्ट रिसीव किया है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो कि है हमारे पास 10,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे ये पक्का हमने कैश में ही रिसीव किया होगा, बिल्कुल। अब बताओ सर, क्या यहाँ पे ये हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इसको कंसीडर करेंगे? हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कौन सी है, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास 3 महीने से ज़्यादा वाली होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करके काम करेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास 3 महीने से ज़्यादा वाली होगी, तो इसका मतलब ये हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सर क्या इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल है। हमने यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो हम यहाँ पे यही अज्यूम करेंगे कि हमने कैश में ही रिसीव किया होगा, तो यहाँ पे कैश का इनफ्लो है, तो ये हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी है, इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट भी है, यहाँ पे कैश का इनफ्लो है, तो इसको हम यहाँ पे पक्का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंसीडर करेंगे। क्लियर है। तो ये देखो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मेरे पास आ गया 10,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे इनका सा टोटल किया, मेरे पास आ गया 90,000। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया अब कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है ना। अब ये क्या है मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास आगे जो फर्दर पॉइंट है वो इसी के रिगार्डिंग में। क्लियर है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं सर। अब है हमारे पास यहाँ पे क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर मेरा लॉस ऑफ प्लांट हो गया फायर से, और हमने यहाँ पे क्लेम रिसीव किया है, ठीक है ना। तो कुछ भी लिखा नहीं है, हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे हमने पक्का ये जो क्लेम रिसीव किया है ये कैश में ही किया होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे सर मुद्दा ये उठता है, क्या हम इसको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंसीडर करेंगे? हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है जी। अब हम इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे क्लेम रिसीव किया फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर, ठीक है जी। तो मुझे चीज़ बताओ, क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल है सर, क्योंकि ये मेरे प्लांट के साथ रिलेट करती है और प्लांट हमारा लॉन्ग टर्म एसेट होता है, तो ये मेरे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद क्या इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल है सर। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने क्लेम रिसीव किया है तो पक्का कैश में ही किया होगा, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, तो पक्का यहाँ पे कैश का इनफ्लो हुआ होगा, तो इसमें सर कैश की इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल। तो ये हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी है, इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसको पक्का हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंसीडर करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट की हेल्प से प्रूव करके ये दे दिया। अच्छा जी, अब मुद्दा सर यहाँ पे ये उठता है कि इसको हम कंसीडर कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब इसको बहुत अच्छे सुना, देखो हमने यहाँ पे क्लेम रिसीव किया फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सर क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारे पास वो एक्टिविटी होती है जो कि कभी कभार अक्कर होती है। देखो कभी कभार सर हमारे यहाँ पे फायर लगती है, यानी कि आग लगती है, तो कभी कभार मेरा यहाँ पे लॉस ऑफ प्लांट होता है, ठीक है जी। और कभी कभार मुझे उसके रिगार्डिंग में क्लेम मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है ये सर कभी कभार अक्कर होती है, तो इसको हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं, ठीक है जी। अब सर इसके रिगार्डिंग में AS3 क्या कहता है? AS3 कहता है कि हमें सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को सेपरेटली प्रेजेंट यानी कि सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये AS3 ऐसा करने के लिए कहता है, तो हम यहाँ पे इसको कंसीडर जरूर करेंगे, बिल्कुल। ये हमारे पास जो एक्टिविटी है इसको हम यहाँ पे सर कंसीडर जरूर करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, लेकिन ये हमारे पास ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे सेपरेटली प्रेजेंट यानी कि सेपरेटली यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे।
क्लियर है, इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से किया है। हमने सर इसको कंसीडर किया, इसको कंसीडर किया, इनका किया टोटल, तो मेरे पास आ गया कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है ना। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको कंसीडर किया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यानी कि क्लेम रिसीव्ड 20,000, ठीक है ना। और हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि AS3 ऐसा करने के लिए कहता है ये हमारे पास ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो देखो हमने यहाँ पे इसको सेपरेटली प्रेजेंट यानी कि सेपरेटली यहाँ पे इसको डिस्क्लोज कर दिया, हमने इनके साथ इसको नहीं लिखा है। क्लियर है, और हमने इसी तरीके से यहाँ पे काम करना है AS3 के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं, AS3 हमें ऐसा करने के लिए कह रहा है। क्लियर है, ऐसा क्यों करें मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें बता दी, ठीक है जी। तो अब हमारे पास यहाँ तक हमारी ये चीज बिल्कुल कंप्लीट है। सो इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे टर्म लोन रीपेड, ठीक है जी। हमने यहाँ पे सर टर्म लोन अपना रीपे कर दिया। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पे ये बताओ क्या हम इसको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंसीडर करेंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि ये हमारे पास बोरिंग्स के साथ रिलेट करती है, ठीक है ना। और इसको हम सर कहाँ पे कंसीडर करेंगे? हम इसको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कंसीडर करेंगे। इसलिए मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, सो डैट आप इस एक्टिविटी को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे प्रूव भी करके देता हूँ। देखो मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या कंसीडर करते हैं। हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कंसीडर करते हैं जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, कैश का इनफ्लो भी हो सकता है, कैश का आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और मैंने आपको बताया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं जो कि रिलेट करती हैं सर शेयर कैपिटल के साथ, ठीक है जी, एंड बोरिंग्स के साथ। क्लियर है, ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे आओ सर, टर्म लोन हमने रीपे कर दिया, ठीक है जी। तो टर्म लोन हमारी बोरिंग्स होती है, तो ये हमारी बोरिंग्स के साथ रिलेट करती है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और हमने इसको रीपे किया तो पक्का पक्का कैश में ही किया होगा, तो यहाँ पे सर कैश की इन्वॉल्वमेंट है, पक्का पक्का कैश का यहाँ पे आउटफ्लो हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी है और इसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसको हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कंसीडर करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे पे कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम इसको पक्का पक्का कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको सर इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, सो डैट आप इस एक्टिविटी को यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, और आई होप अब आप यहाँ पे इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। क्लियर है, हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसलिए हम यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं कर रहे। क्लियर है, तो अब हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट है, और इसी के साथ सर हमने यहाँ तक वर्किंग कर ली थी। इसके बाद हमारे पास 90,000 प्लस 20,000 मेरे पास आ गया 1,10,000, तो ये मेरे पास आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और यही हमने यहाँ पे से प्रिपेयर करनी थी, और ये हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर दी, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारी एग्जांपल कंप्लीट है, और जो हमने कंसीडर नहीं की एक्टिविटीज़ वो हमने यहाँ पे सर नोट लिख दिया। प्लांट एक्वायर्ड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया था। क्यों नहीं किया था मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद टर्म लोन रीपेड, ठीक है जी, टर्म लोन रीपेड ये भी हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया था, ये भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्लांट एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है जी, टर्म लोन रीपेड आर नॉट कंसीडर्ड इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। हमने यहाँ पे इसको कंसीडर क्यों नहीं किया है, मैंने आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारी अब ये एग्जांपल बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। सो इसी के साथ सर हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यानी कि AS3 भी बिल्कुल कंप्लीट है। इसमें हमने सर यही कॉन्सेप्ट रिवाइज करना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, और वो भी एक एग्जांपल की हेल्प से। तो हमने एक कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिया और इस एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा सर ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के? आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस दिस इज CA प्रभजोत, और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 यानी कि AS10 है, जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको हम सर शॉर्ट में PPE भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इस AS में हम यहाँ पे सर हमारा कॉस्ट ऑफ PPE का कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, और वो भी एक एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है ना। ये सर कॉन्सेप्ट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जो हम यहाँ पे एग्जांपल करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। और जो हम यहाँ पे सर एग्जाम्पल करेंगे, ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंड रिटन बुकलेट में, और ये बुकलेट हमारी सर बिल्कुल फ्री है, और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी, और ये बुकलेट हमारी सर बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने आपको इन सभी के रिगार्डिंग में लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है ना। इवन अगर आप सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स के कोर्सेज या लेक्चर या टेस्ट सीरीज या नोट्स या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहते हैं, तो वो भी आपको हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएगा,
ठीक है ना। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है या आपको इनके रिगार्डिंग में कोई भी डिटेल चाहिए, हमारी तरफ से हेल्प चाहिए या इनके रिगार्डिंग में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमारा नंबर है 9915825991। और सर ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinghclassesinfo@gmail.com। आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको यहाँ पे इनके रिगार्डिंग में सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारा ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सर ये वाली एग्जांपल, और इस एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे अपना कॉस्ट ऑफ पीपीई का कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारी एग्जांपल है और ये हमारा इसका सोल्यूशन है। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सर ये एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पीपीई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है ना। फिर हम ये एग्जांपल करेंगे, फिर हमें इस एग्जांपल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। पहले मैं आपको सर इसका कॉन्सेप्ट एक बार यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। देखो सर, हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पीपीई में, पीपीई की कॉस्ट में सर क्या चीज़ें कंसीडर करते हैं। AS 10 कहता है कि हम पीपीई की कॉस्ट में ये 3 चीज़ें कंसीडर करते हैं, यानी कि इंक्लूड करते हैं। ठीक है जी। कौन कौन सी? परचेज प्राइस। ठीक है जी। इसके बाद डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन। ठीक है जी। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ये हमारे पास कुछ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की एग्जांपल हैं। अच्छा जी। तो इसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं अपनी पीपीई की कॉस्ट में। और तीसरी चीज़ हम यहाँ पे सर कंसीडर करते हैं डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज। ठीक है ना। इसमें आ जाता है जैसे कि हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, एस्टिमेशन ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो हम अपनी सर पीपीई की कॉस्ट में 3 चीज़ें कंसीडर करते हैं। एक है परचेज प्राइस। ठीक है जी। दूसरा है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तीसरी है डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज। ठीक है ना। AS 10 कहता है कि हम अपनी पीपीई की कॉस्ट में तीनों चीज़ें कंसीडर करते हैं। अच्छा जी। इवन AS 10 ये भी कहता है कि हम अपनी पीपीई की कॉस्ट में कौन सी चीज़ें कंसीडर नहीं करेंगे, जैसे कि सर ऑपरेटिंग लॉसेस, ये हम अपनी पीपीई की कॉस्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है। ये सारी चीज़ें सर AS 10 में क्लियरली लिखी हुई हैं और उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सर प्रॉपर चीज़ें हैं, अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम यहाँ पे ये वाले एग्जांपल स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। प्रभजोत लिमिटेड इज इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी। ठीक है जी। इट हैज़ इंकर्ड दीज कॉस्ट। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है। फर्स्ट है हमारे पास परचेज प्राइस ऑफ द प्लांट, इसकी अमाउंट है सर 25 लाख। सेकंड है हमारे पास इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इसकी अमाउंट है सर 9 लाख। इसके बाद थर्ड है हमारे पास कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन, इसकी अमाउंट है सर 6 लाख। इसके बाद फोर्थ है हमारे पास एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इंकर्ड आफ्टर 7 ईयर्स, तो सर इसकी अमाउंट है हमारे पास यहाँ पे 3 लाख। फिफ्थ है हमारे पास ऑपरेटिंग लॉसेज बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, और इसकी अमाउंट है यहाँ पे 4 लाख। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे रीड करो। प्लीज एडवाइस प्रभजोत लिमिटेड ऑन द कॉस्ट डेट कैन बी कैपिटलाइज इन अकॉर्डेंस विद AS 10। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे बताना है कि हम इसमें से कौन सी चीज़ें कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि कौन सी चीज़ें कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना। कैपिटलाइज का मतलब है कि हम कौन सी चीज़ें यहाँ पे कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, ये हमने यहाँ पे बताना है। क्लियर है। ये हमारी यहाँ पे एग्जांपल है सर, और ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू AS 10 दीज कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज। ठीक है जी। तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे परचेज प्राइस ऑफ द प्लांट। तो बताओ सर क्या हम इसको कंसीडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास परचेज प्राइस है, तो इसको हम यहाँ पे पक्का कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी अमाउंट है सर 25 लाख। तो यहाँ पे अगर सर परचेज प्राइस ऑफ द प्लांट मेरे पास आ गया 25 लाख, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। इसके बाद है मेरे पास यहाँ पे सेकंड इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। अब सर ये बताओ क्या हम इसको कंसीडर करेंगे? पक्का करेंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। ठीक है ना। तो इसको भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो इसको हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली। इसकी सर यहाँ पे अमाउंट है 9 लाख, ये हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अच्छा जी। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे थर्ड कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन। अब बताओ सर क्या इसको कंसीडर करेंगे? पक्का करेंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। ठीक है ना। तो इसको भी हम यहाँ पे सर कॉस्ट में कंसीडर करते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे फोर्थ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इंकर्ड आफ्टर 7 ईयर्स। ठीक है जी। अब बताओ सर क्या इसको कंसीडर करेंगे? इसको भी पक्का करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज है। ठीक है ना। तो इसको भी हम यहाँ पे पक्का कंसीडर करेंगे, ये हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। इसकी अमाउंट है यहाँ पे 3 लाख। ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पे सर फोर्थ तक का काम कर लिया। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ ऑपरेटिंग लॉसेज बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन। अब बताओ सर क्या इसको कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि AS 10 ने इसके लिए क्लियरली मना किया हुआ है। क्लियर है। तो इसको हम यहाँ पे सर कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसको हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, तो नोट दे दिया इसका। ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन अमाउंटिंग टू ₹4 लाख, सर इसकी अमाउंट है यहाँ पे 4 लाख। विल नॉट बी कैपिटलाइज, यानी कि हम उसको सर कॉस्ट में कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया। AS 10 इसके रिगार्डिंग में क्लियरली मना करता है। ठीक है ना। तो ये चारों चीज़ें
हम यहाँ पे सर अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, यानी कि सर कैपिटलाइज करेंगे। ये हमने यहाँ पे सर कंसीडर कर ली, इनकी टोटल अमाउंट आ गई यहाँ पे 43 लाख। क्लियर है। और हमने यहाँ पे यही बताना था कि हम इसमें से कौन सी चीज़ें कैपिटलाइज करेंगे, और ये हमने यहाँ पे सर अच्छे से बता दिया, इवन यहाँ पे इनका टोटल भी कर दिया। क्लियर है। तो इस एग्जाम्पल में यही था, और यहाँ पे हमारी सर ये वाली एग्जाम्पल बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसी के साथ सर हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 यानी कि AS 10 भी बिल्कुल कंप्लीट है। हमने सर इस AS में कॉस्ट ऑफ PPE का कॉन्सेप्ट ही अच्छे से रिवाइज करना था एक एग्जांपल की हेल्प से, और ये हमने यहाँ पे सर अच्छे से रिवाइज कर लिया इस एग्जांपल की हेल्प से। ठीक है ना। तो अब हमारा यहाँ पे सर AS 10 भी यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के? आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस दिस इज CA प्रभजोत, और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 यानी कि AS 11, जिसका नाम है द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ठीक है ना। और इस AS में हम यहाँ पे सर हमारा फॉरेन ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, और वो भी एक एग्जांपल की हेल्प से। ठीक है ना। ये सर कॉन्सेप्ट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जो हम यहाँ पे एग्जांपल करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें सर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है। और जो हम यहाँ पे सर एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंड रिटन बुकलेट में, और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है, और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी है प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी, और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है। ठीक है ना। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पर मैंने आपको इन सभी के रिगार्डिंग में लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है ना। इवन सर अगर आपको सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट से कोर्सली चाहिए, लेक्चर चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट्स चाहिए, या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहिए, तो वो भी आपको सर हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएगा। ठीक है ना। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है, आपको इनके रिगार्डिंग में कोई भी डिटेल चाहिए, हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, आपको इनके रिगार्डिंग में कोई भी हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमारा सर नंबर है 9915825991, और सर ये हमारी ईमेल आईडी है pravjotsingclassesinfo@gmail.com। आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको सर इनके रिगार्डिंग में सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सर ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सर ये वाली एग्जांपल। ठीक है ना। ये पूरी की पूरी हमारी एग्जांपल है सर, और ये यहाँ पे सर पूरा का पूरा इसी का सलूशन है। ठीक है ना। और इस एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे फॉरेन ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ए बिजनेस हैविंग द हेड ऑफिस इन मुंबई। ठीक है जी। तो हमारा सर हेड ऑफिस मुंबई में है। इसके बाद हैज़ ए ब्रांच इन US, तो हमारी सर यहाँ पे जो ब्रांच है वो US में है। ठीक है ना। और इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पे फॉरेन ऑपरेशन है। क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ब्रांच इज एन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन, तो ये हमारा सर इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। देखो फॉरेन ऑपरेशन ना दो तरह का होता है, एक होता है सर इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन, और दूसरा होता है नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन। और ये हमारे पास ना इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। क्लियर है। इसके बाद सर द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच एज एट 31 मार्च 2015। तो ये हमारे पास यहाँ पे पूरा ट्रायल बैलेंस गिवन है। अकाउंट नेम, अमाउंट इन US डॉलर, ये हमारे पास सर US डॉलर में हमारे पास अमाउंट गिवन है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है जी। फिक्स्ड एसेट्स परचेज ऑन 1/4/2012, ये हमारे पास यहाँ पे उसकी अमाउंट है। इसके बाद सर ये डेटर्स की अमाउंट है, ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है जी। ये हमारे पास है यहाँ पे इसकी अमाउंट। रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स एज रुपीज़, ये हमारे पास रुपीज़ में है 4,02,000। ठीक है ना। ये हमारे पास जो 6100 है, ये हमारे पास अमाउंट इन US डॉलर है। अच्छा जी। और ये जो हमारे पास है 4,02,000, ये हमारे पास रुपीज़ में है। क्लियर है। ये चीज़ यहाँ पे देखने वाली है। इसके बाद है सर हमारे पास यहाँ पे सेल्स, इसके बाद है सर परचेजेस, इसके बाद है वेजेस, सैलरीज, कैश, इसके बाद है रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस, ये भी हमारे पास है 2900, ये हमारे पास ये अमाउंट इन US डॉलर है। और यहाँ पे देखो रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स एज रुपीज़, ये हमारे पास रुपीज़ में 1,91,000। क्लियर है। इसके बाद सर हेड ऑफिस अकाउंट, ये हमारे पास यहाँ पे US डॉलर में है। रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स एज रुपीज़, ये हमारे पास रुपीज़ में 4,90,000। इसके बाद सर ये हमारे पास आ गया क्रेडिटर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच इन US डॉलर 700। ठीक है। ऑन 31 मार्च 2015, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। इसके बाद सेकंड डेप्रीशिएशन एट 10% पर एनम इज टू बी चार्ज ऑन फिक्स एसेट, तो हमने सर फिक्स एसेट के ऊपर 10% का डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। ठीक है। इसके बाद थर्ड, अब हमने यहाँ पे करना क्या है, थर्ड देखो, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड
इंडियन रुपीज़, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे करना क्या है, ये हमारे पास ना ट्रायल बैलेंस है, ये पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस जो हमारे पास है ये हमारे पास गिवन है सर यूएस डॉलर्स में, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, हमने इस ट्रायल बैलेंस को ये सर यहाँ पे रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। इसके बाद देखो सर फोर्थ, एक्सचेंज रेट्स ऑफ यूएस डॉलर हमारे पास यहाँ पे गिवन है ऑन डिफरेंट डेट्स आर एज फॉलो। तो 1/4/2012 को हमारे पास है ₹61, इसके बाद 1/4/2014 को है 63, इसके बाद 31 मार्च 2015 को हमारे पास 67 है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक यूएस डॉलर की यहाँ पे रेट स्कीम है। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, ये हमारे पास पूरा ट्रायल बैलेंस है, हमने इस ट्रायल बैलेंस को रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ये हमारा यहाँ पे काम है। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा सर यहाँ पे इसका सोल्यूशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे सर इसका सोल्यूशन तो चलो हम देख ही लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ना इसका जो सर कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ शॉर्ट में। देखो AS11 ने हमें यहाँ पे सर रूल्स प्रोवाइड किए हुए हैं कि हमें किस तरीके से यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। देखो AS11 ने हमारे पास यहाँ पे इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है ये, ठीक है जी। इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन के रिगार्डिंग में भी रूल्स प्रोवाइड किए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि फॉरेन ऑपरेशन हमारे पास दो तरह का होता है, एक इंटेग्रल और दूसरा नॉन इंटेग्रल, ठीक है ना। तो उसके लिए भी हमारे पास रूल्स प्रोवाइड किए हुए हैं और ये हमारे पास है इंटेग्रल। तो इंटेग्रल के रिगार्डिंग में रूल्स क्या है, पहले मैं आपको यहाँ पे रूल्स रिवाइज करवा देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखेंगे। क्लियर है। ये सर कन्वर्ट कैसे होगा ना, बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंगली ही होगा। तो पहले मैं आपको यहाँ पे ना इसके रूल्स रिवाइज करवा देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे इसके रूल्स हैं, तो ये मैं आपको यहाँ पे ना रूल्स यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखेंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ना ये जो रूल्स है ये रिवाइज करते हैं। सो ये हैं सर यहाँ पे इसके रूल्स, ठीक है ना। ये देखो हमारे पास इंटेग्रल है, तो आइटम्स एक्सचेंज रेट। फर्स्ट देखो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को हम यहाँ पे ओपनिंग रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करते हैं। सेकंड है सर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ पे सर क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद है सर थर्ड है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो इनको हम यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है उस दिन जो हमारा रेट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इनको कन्वर्ट करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को भी और सर यहाँ पे डेप्रिसिएशन को भी। क्लियर है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस, तो इनको हम यहाँ पे सर एवरेज रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस हो गए जैसे कि सर हमारे पास वेजेस, जैसे कि सैलरी, जैसे कि हमारे पास परचेज सेल्स, तो इनको हम यहाँ पे एवरेज रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे मॉनेटरी आइटम्स, तो इनको हम यहाँ पे क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करते हैं। अब सर मॉनेटरी आइटम्स क्या होती हैं हमें ये भी बताइए, जो ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मॉनेटरी आइटम होती क्या है, ठीक है ना। तो मॉनेटरी आइटम्स को हम यहाँ पे क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे सिक्स्थ रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज अगर मैं इसी एग्जांपल के बेसिस पे कहूँ तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे हेड ऑफिस, ठीक है ना। जो हमारे पास सर हेड ऑफिस के साथ रिलेट करती हैं चीज़ें, उनको हम यहाँ पे एक्चुअल्स के बेसिस पे कंसीडर करते हैं। क्लियर है। तो सर इस तरीके से हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास रूल्स हैं और इसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इस एग्जांपल में सारी चीज़ें कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। लेकिन मैं आपको पहले यहाँ पे ये बता देता हूँ कि सर मॉनेटरी आइटम्स क्या होती हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सर मॉनेटरी आइटम्स हमारे पास होती क्या है। सो मॉनेटरी आइटम्स सर हमारे पास क्या होती हैं, देखो तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ मनी हेल्ड, ठीक है जी। दूसरी चीज़ वो एसेट्स जहाँ से हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रिसीव होता है, ठीक है जी। तो जैसे कि हो गया हमारे पास डेटर्स, ठीक है ना। सर डेटर पे तो बैड डेट्स हो सकती है, वो बच्चे एक सेपरेट इशू है, लेकिन डेटर से हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी ही रिसीव होता है, ठीक है ना। तो वो एसेट जहाँ पे हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रिसीव होती है, जैसे कि सर हमारे पास डेटर्स, ठीक है जी। तीसरी चीज़ वो लाइबिलिटी जहाँ पे हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे सर मॉनेटरी आइटम्स क्या होती हैं सर, तीन चीज़ें। पहली चीज़ जैसे कि मनी हेल्ड, ठीक है जी। दूसरी चीज़ वो एसेट्स जहाँ पे हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रिसीव करते हैं, जैसे कि डेटर्स। तीसरी चीज़ वो लाइबिलिटी जहाँ पे हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं, जैसे कि सर हमारे पास क्रेडिटर्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे मॉनेटरी आइटम्स होती हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, अब सर सुनो, यहाँ पे मैंने आपको इनके रूल्स एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा जी, इसके बाद अब कन्वर्जन कैसे होगी, इन रूल्स के अकॉर्डिंगली होगी। ये जो हमारे पास रूल है इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो पूरा ऐसा हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद मॉनेटरी आइटम्स क्या होती हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे ना इसका ये जो हमारे पास सोल्यूशन है ये हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना पता नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि हम यहाँ पे ये जो ट्रायल बैलेंस है, ये जो ट्रायल बैलेंस है सर, ये हम रुपीस में बेसिकली कन्वर्ट कर क्यों रहे हैं,
ठीक है ना। देखो कर लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको रूल्स बता दिए, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बेसिकली इसको कन्वर्ट कर क्यों रहे हैं पहले मैं आपको ये भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, देखो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है सर रिवीजन चल रही है, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताना ज़रूर चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये चीज़ पता नहीं होती, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। शॉर्ट में बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे पता है सर रिवीजन है, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताऊंगा, फिर हम जाके इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताता हूँ कि हम यहाँ पे इनको सर कन्वर्ट करते क्यों हैं, ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। अब सुनो सर, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ ना इसी एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अब सर यहाँ पे मेरा जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, यानी कि इंडिया में, ठीक है ना। और मेरी ब्रांच सर यहाँ पे यूएस में है, ठीक है ना। अब सर अज्यूम करो कि मैं जो ये मेरी ब्रांच है सर यूएस में, मैं इस ब्रांच की अज्यूम करो फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस जानना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये सर कैसे पता करूंगा, आई होप आपको ये चीज़ पता होगी, ये तो बच्चे बिल्कुल 11th या 12th क्लास का मैटर है। अगर आपको नहीं पता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगा, तो मेरे साथ साथ रहना, आपको ना यहाँ पे बहुत अच्छी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे सर मेरी ब्रांच है यूएस में, और अज्यूम करो कि मैं इस ब्रांच की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस पता करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये कैसे पता करूँगा, देखो मैं सर इस ब्रांच की बैलेंस शीट और P&L प्रिपेयर कर लूँगा, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट से मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी, और P&L से मुझे यहाँ पे सर इसकी परफॉर्मेंस पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो P&L से हमें सर परफॉर्मेंस पता चलती है, और बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, ठीक है ना। ये बच्चे बिल्कुल 11th या 12th क्लास का मैटर है, अगर आपको नहीं पता ना तो बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, क्लियर है। तो मैं सर यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे इस ब्रांच की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस जानना चाह रहा हूँ, तो मैं इस ब्रांच का यहाँ पे सर बैलेंस शीट और P&L यहाँ पे प्रिपेयर कर दूँगा, क्लियर है। उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। अब सुनो सर, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो बैलेंस शीट है, जो बैलेंस शीट मैं यहाँ पे सर P&L इसका प्रिपेयर करूँगा, वो सर मैं यहाँ पे प्रिपेयर कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे इस जो ट्रायल बैलेंस गिवन है इसकी हेल्प से सारी चीज़ें प्रिपेयर कर दूँगा, बिल्कुल जी। तो ट्रायल बैलेंस मुझे यहाँ पे ना US डॉलर में गिवन है, ठीक है ना। तो US डॉलर में मुझे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे बैलेंस शीट और P&L US डॉलर में ही प्रिपेयर कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे ब्रांच की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस US डॉलर में ही पता चलेगी, क्योंकि मैं इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बैलेंस शीट और P&L US डॉलर में ही प्रिपेयर कर सकता हूँ, और इसी के बेसिस पे मुझे सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सर US डॉलर में ही ये सारी चीज़ें पता कर सकता हूँ, ठीक है। अब सर अज्यूम करो कि मैं US डॉलर में नहीं, इंडियन रुपीज़ में यहाँ पे सारी चीज़ें पता करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं इंडियन रुपीज़ में इस ब्रांच की फाइनेंशियल पोजीशन और सर परफॉर्मेंस पता करना चाह रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, फिर देखो मुझे यहाँ पे ना सबसे पहले ये जो ट्रायल बैलेंस गिवन है, ये जो मुझे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस गिवन है, इसको यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मेरे पास यहाँ पे ट्रायल बैलेंस सर इंडियन रुपीज़ में आ गया, फिर मेरे पास ट्रायल बैलेंस इंडियन रुपीज़ में आ गया, फिर मैं इसके बेसिस पे इंडियन रुपीज़ में सर P&L और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लूँगा, और फिर इसके बेसिस पे P&L के बेसिस पे मुझे यहाँ पे सर परफॉर्मेंस पता चल जाएगी, और बैलेंस शीट के बेसिस पे मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी इंडियन रुपीज़ में, क्लियर है। तो ये है सर यहाँ पे पूरी की पूरी चीज़, और इसी वजह से हम यहाँ पे ये जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता है, और इसको हम यहाँ पे सर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। अब सर कन्वर्जन क्यों करते हैं मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी, ठीक है ना। आई होप आपको सर ये चीज़ अच्छी लगी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना यहाँ पे पता ही नहीं होता कि हम यहाँ पे कन्वर्ट करते क्यों हैं, ठीक है ना। और इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता होता कई बार 11th या 12th क्लास की चीज़ है कि सर फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस हमें पता कैसे चलती है, ठीक है ना। आई होप आपको सर यहाँ पे सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, क्लियर है। अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। देखो मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि इनके कन्वर्जन के सर रूल्स क्या हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मॉनेटरी आइटम क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दी, और कन्वर्जन हम यहाँ पे करते क्यों हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सर इसका जो सोल्यूशन है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा सर इसका सोल्यूशन, ट्रायल बैलेंस, पर्टिकुलर्स, US डॉलर डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। इसके बाद कन्वर्जन का बेसिस रुपीज़ डेबिट क्रेडिट। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फिक्स एसेट्स। ये देखो मेरे पास यहाँ पे फिक्स एसेट्स गिवन है। अच्छा जी, इसकी हमारे पास अमाउंट इन US डॉलर है 5000, ये मैंने यहाँ पे कंसिडर की। अच्छा जी, इसके बाद सर इसका कन्वर्जन का बेसिस क्या होगा, मैंने आपको बताया फिक्स एसेट्स को हम यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन के डेट का जो रेट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमने परचेज किया था ऑन 1/4/2012, तो उस दिन का हमारे पास रेट कितना है, ये रहा सर हमारे पास 61, ठीक है ना। तो 61 देखो 1/4/2012 को हमारे पास 61 का रेट है, तो 61 के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा सर 5000, तो यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन डेट का रेट लिख दिया, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे 61, तो 5000 इंटू
बनेगा 61, मेरे पास यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो इसकी कैलकुलेशन है ना, ये एक बार यहाँ पे जरूर चेकआउट कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद है सर हमारे पास यहाँ पे डेटर्स। तो डेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, मॉनेटरी आइटम होते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो डेटर्स हमारे पास मॉनेटरी आइटम है, ये हमारे पास इसकी अमाउंट है, ये हमने यहाँ पे सर कंसीडर किया। इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको सर क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करेंगे। और क्लोजिंग रेट हमारे पास यहाँ पे ये गिवन है, ये देखो 31 मार्च 2015 हमारे पास है 67, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे सर रेट गिवन है, ये देखो फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच एज एट 31 मार्च 2015, ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस है एज एट 31 मार्च 2015। तो ये हमारे पास यहाँ पे सर क्लोजिंग रेट बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग डेट है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास बन गया 67। तो मैं यहाँ पे सर डेटर है 1600, तो 1600 इंटू करूँगा यहाँ पे 67, तो मेरे पास यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है ना। एक बार अमाउंट्स यहाँ पे सारी जरूर चेकआउट कर लेना। अच्छा जी, इसके बाद है सर हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को हम यहाँ पे ओपनिंग रेट के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये हमारे पास है 1/4/2014 का रेट, ठीक है ना। देखो मेरे पास यहाँ पे जो ईयर बनेगा, ये मेरा ईयर है 14-15, तो 14-15 के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ना ये देखो ये यहाँ पे गिवन है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस और ब्रांच एज एट 31 मार्च 2015, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे 14-15 का ईयर बनेगा। तो मेरा यहाँ पे सर जो ओपनिंग डेट बनेगी वो बनेगी यहाँ पे 1/4/2014, तो मेरा ओपनिंग रेट बनेगा यहाँ पे सर 63। अच्छा जी, इसके बाद इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे क्लोजिंग डेट बनेगी 31 मार्च 2015 और मेरा यहाँ पे क्लोजिंग रेट बनेगा सर 67। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे सर ओपनिंग स्टॉक को कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग रेट है सर 63, इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सो इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। तो इसको हम यहाँ पे एक्चुअल्स के बेसिस पे कंसीडर करेंगे। अब सर यहाँ पे देखो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स एज ₹4,02,000। तो ये हमारे पास सर एक्चुअल्स गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। अब सर यहाँ पे इसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी थोड़ा बता दो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मुझे पता था रिवीजन चल रही है, स्टिल मैं आपको यहाँ पे ये भी चीज़ बता देता हूँ। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, शॉर्ट में बता देता हूँ, लेकिन सर यहाँ पे बता जरूर देता हूँ, ठीक है ना। अब सुनो सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुड्स रिसीव किए हैं हेड ऑफिस से, ठीक है ना। ब्रांच ने यहाँ पे सर गुड्स रिसीव किए हैं हेड ऑफिस से, ठीक है। तो पक्का यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड की होंगी, बिल्कुल जी। तो जब यहाँ पे हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड की होंगी तो हेड ऑफिस ने पक्का अपनी बुक्स में इसके रिगार्डिंग में सर एंट्रीज पास ऑन की होंगी, बिल्कुल की होंगी। और ये एंट्रीज इसने पक्का सर रुपीस में पास ऑन की होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो हेड ऑफिस है वो सर मुंबई में है, यानी कि इंडिया में, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी वर्किंग अपनी सर इंडियन रुपीस में करते होंगे, बिल्कुल। तो इसने पक्का अपनी बुक्स में जब एंट्रीज पास ऑन की होंगी या जब गुड्स सेंड की हैं इसके रिगार्डिंग में, तो पक्का रुपीस में की होंगी, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे सर रुपीस में एंट्री इसने पास ऑन की है तो सर कितनी अमाउंट से की है वो हमें यहाँ पे गिवन है। ये देखो रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स एज ₹4,02,000, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे इसको रुपीस में ही कन्वर्ट करना है और रुपीस में हमें यहाँ पे एक्चुअल में गिवन ही है। तो हम यहाँ पे फिर इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या है? जब हमें एक्चुअल्स में गिवन है ना, तो इसको एज इट इज़ एक्चुअल्स में हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं ना। क्या दिक्कत है? इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्लियर है। ये यहाँ पे सर इसके पीछे लॉजिक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते नहीं है, इसको एक्चुअल्स के बेसिस पे कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। क्यों करते हैं मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सो इसके बाद है सर हमारे पास यहाँ पे सेल्स, ठीक है ना। तो सेल्स को हम यहाँ पे सर एवरेज रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे सेल्स है, इनको हम सर यहाँ पे एवरेज रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। अब सुनो सर, यहाँ पे क्या मुझे यहाँ पे पूरी एग्जाम्पल में देखो एवरेज रेट गिवन है, ध्यान से सुनो, ये मुझे गिवन नहीं है। देखो मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग रेट है, ये सर क्लोजिंग रेट है, ठीक है ना। एवरेज रेट मुझे यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ये मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम इसको सर यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो ओपनिंग रेट 63 प्लस 67 यानी कि सर हमारा क्लोजिंग रेट, ठीक है जी। इनको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे 2, तो मेरे पास सर यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा सर मेरे पास 130 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास आ गया 65, ठीक है ना। तो ये 65 मेरे पास यहाँ पे एवरेज रेट आ जाएगा। एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सर कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको? सिंपल सी चीज़ है, ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एवरेज रेट, और एवरेज रेट जो हमारे पास आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सेल्स को कन्वर्ट कर देंगे,
ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे आया सर ये 65, तो 65 इंटू करूँगा मैं यहाँ पे 20,000, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 13 लाख। ये बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ पे कैलकुलेशन पक्का ठीक होगी। तो ये हमारे पास 65 ही है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी सर 13 लाख। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सर एवरेज रेट यहाँ पे कैलकुलेट कैसे हुआ है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। अब सर इसके बाद है मेरे पास यहाँ पे परचेजेस, तो परचेजेस को हम यहाँ पे सर एवरेज रेट के अकॉर्डिंगली ही कन्वर्ट करेंगे, ये सर परचेजेस को भी और सर वेजेस को भी और इवन सैलरीज को भी, ठीक है ना। तो इन सभी को हम यहाँ पे एवरेज रेट के अकॉर्डिंगली ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे सर कर दिया। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे कैश, तो कैश हमारे पास मॉनेटरी आइटम होता है, तो इसको हम यहाँ पे क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। हमने यहाँ पे सर कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद सर हमने यहाँ पे ये देखो हमारे पास है रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हेड ऑफिस के साथ रिलेट करता है, तो इसको हम यहाँ पे एक्चुअल्स के बेसिस पे कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे अमाउंट गिवन है 1,91,000, तो इसको हम यहाँ पे सर देखो यहाँ पे एक्चुअल्स के बेसिस पे ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद है सर हमारे पास यहाँ पे हेड ऑफिस अकाउंट, तो ये भी हमारे पास हेड ऑफिस के साथ रिलेट करता है, तो इसको भी हम यहाँ पे एक्चुअल्स के बेसिस पे ही कंसीडर करेंगे। तो ये देखो हमने यहाँ पे सर इसको एक्चुअल्स के बेसिस पे ही कंसीडर किया, ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे सर क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमारे पास मॉनेटरी आइटम होते हैं, तो इनको हम यहाँ पे क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो सर हमने यहाँ तक वर्किंग कर ली और यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। अब सर इसके बाद हम इन सभी का टोटल करेंगे, ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट फिगर, जिसको हम यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंसेस कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। देखो हमने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे सर कन्वर्ट करने पे मेरे पास यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंसेस करके कंसीडर करेंगे। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सर और सुनो, यहाँ पे देखो हमने पूरा का पूरा जो ट्रायल बैलेंस है वो तो कन्वर्ट कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब मेरे पास यहाँ पे आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस भी कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे कि सर क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि डेप्रिसिएशन। अब हम यहाँ पे इनको भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो सर क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास यहाँ पे गिवन है $700 का, इनको हम यहाँ पे सर कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंगली। तो मेरे पास यहाँ पे देखो मैंने क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर किया, ये देखो मैंने यहाँ पे आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस ही कंसीडर किया है, क्योंकि ये मुझे सर यहाँ पे आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस ही गिवन है। क्लियर है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसको कंसीडर किया है। तो ये मेरे पास यहाँ पे $700 ये मैंने कंसीडर किया। इसका सर क्लोजिंग रेट है वो यहाँ पे कितना सर 67, तो यहाँ पे 700 इंटू 67 करूँगा, मेरे पास यहाँ पे ये वाली अमाउंट आ जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद सर मेरे पास यहाँ पे डेप्रीशिएशन यहाँ पे रीड करो, डेप्रीशिएशन है 10% पर एनम इज टू बी चार्ज ऑन फिक्स एसेट, ठीक है ना। तो फिक्स एसेट मेरे पास यहाँ पे कितने हैं सर, ये मेरे पास यहाँ पे 5,000 है, ये सर $, में है, ठीक है ना। तो इसका करूँगा मैं यहाँ पे 10%, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 500। अच्छा जी, तो 500 अब मेरे पास डेप्रीशिएशन है और ये मेरे पास $, में आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5,000 के ऊपर ये 10% लगाया और ये 5,000 मेरे पास $, में है, ठीक है ना। तो 500 मेरे पास यहाँ पे $, में आ गया था डेप्रीशिएशन। अच्छा, इसके बाद अब मैंने इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कैसे करूँगा, इसको मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन का जो मेरे यहाँ पे डेट रेट है उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, और वो मेरे पास यहाँ पे 61 है। तो 500 इंटू 61 मैं यहाँ पे करूँगा, मेरे पास ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हमने लिख भी दिया, डेप्रीशिएशन हमारे पास अमाउंट आ गई सर 500, ठीक है जी। इसके बाद ट्रांजैक्शन का जो डेट रेट है वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो वही मेरे पास यहाँ पे सर 61 है, तो मैं यहाँ पे 500 इंटू 61 करूँगा, मेरे पास यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगी। क्लियर है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूरी वर्किंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे सर ये सारी वर्किंग कर दी, अपने ट्रायल बैलेंस को पूरा कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें भी कन्वर्ट कर दी, और इस एग्जांपल में यही करना था, और यहाँ पे हमारी अब ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब यहाँ पे सर हमारे पास ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे ना इन रूल्स को यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं, सो डैट आप यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से रिलेट कर पाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सर, हमने ओपनिंग स्टॉक को कन्वर्ट किया था ओपनिंग रेट के अकॉर्डिंगली, क्लोजिंग स्टॉक को सर क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंगली, फिक्स एसेट्स इवन इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन हमने इनको कन्वर्ट किया था डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन डेट के रेट के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। यही हमने यहाँ पे सारी चीज़ें की हैं। इसके बाद सर इनकम्स और एक्सपेंसेस को हमने यहाँ पे एवरेज रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट किया था, मॉनेटरी आइटम्स को सर हमने यहाँ पे क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट किया था। इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, यानी कि जो हमारे हेड ऑफिस के साथ चीज़ें रिलेट करती थी उनको हमने यहाँ पे एक्चुअल्स के बेसिस पे कंसीडर किया था, ठीक है ना। तो यही हमने यहाँ पे सारी चीज़ें की हैं, और रूल्स हमने यही अप्लाई किए थे, और ये रूल्स मैंने आपको यहाँ पे एक बार फिर से करवा दिए, सो डैट आप यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से रिलेट कर पाओ, ठीक है जी। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है, और इसी के साथ हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 यानी कि AS11 भी बिल्कुल कंप्लीट है। हमने यहाँ पे सर फॉरेन ऑपरेशंस का ही कॉन्सेप्ट रिवाइज करना था, वो भी एक एग्जांपल की हेल्प से, तो हमने इस एग्जांपल की हेल्प से ये वाला कॉन्सेप्ट सर अच्छे से रिवाइज कर लिया। तो यहाँ पे हमारा सर AS11 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 भी बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है।
हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के? आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस दिस इज सीए प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 यानी कि AS 12, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। और सर इस AS में हम अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, वो भी कौन सा? डेप्रिशिएबल वाला। और इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से रिवाइज करेंगे। तो सर ये कॉन्सेप्ट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जब हम यहाँ पे एग्जांपल करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है? और जो हम यहाँ पे सर एग्जांपल करेंगे वो एग्जांपल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंड रिटन बुकलेट में। और सर ये बुकलेट हमारी बिल्कुल फ्री है, और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। और सर ये बुकलेट हमारी बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने इन सभी के रिगार्डिंग में लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। क्लियर है? और इवन अगर आपको सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स के कोर्सेज चाहिए, लेक्चर चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट्स चाहिए, या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहिए, तो वो भी आपको हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएगा। ठीक है जी। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है, या आपको सर इसके रिगार्डिंग में हमारी तरफ से कोई भी डिटेल चाहिए, या हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, आपको इसके रिगार्डिंग में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सर ये हमारा नंबर है 9915825991। और सर ये हमारी ईमेल आईडी है प्रभजोत सिंह क्लासेस info@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे सर हमारा ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सर ये वाली एग्जांपल, और इस एग्जांपल के थ्रू हम सर अपना कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, वो भी कौन सा? डेप्रिशिएबल वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। क्लियर है? तो सर यहाँ पे ये हमारी एग्जांपल है और ये इसका सोल्यूशन है, ये पूरा का पूरा इसी का सोल्यूशन है। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सब यहाँ पे ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हम यहाँ पे एक्चुअल में रिवाइज क्या करेंगे। क्लियर है? इसको यहाँ पे अच्छे से समझना। देखो सर AS 12 क्या कहता है? AS 12 कहता है कि अगर हमने गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की है जो कि रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट है, वो भी कौन सा? डेप्रिशिएबल वाला। ठीक है? तो AS 12 कहता है कि इस गवर्नमेंट ग्रांट को हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो मेथड है। ठीक है ना। फर्स्ट मेथड है कि हम इस गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी एसेट की वैल्यू के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि इस गवर्नमेंट ग्रांट को हम सर डेफर कर सकते हैं। क्लियर है? दोबारा बता रहा हूँ, AS 12 कहता है कि अगर हमने गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की है जो कि रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट है, वो भी कौन सा? डेप्रिशिएबल वाला, तो AS 12 कहता है कि इस गवर्नमेंट ग्रांट को हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है कि इस गवर्नमेंट ग्रांट को हम अपनी एसेट की वैल्यू के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि इस गवर्नमेंट ग्रांट को हम यहाँ पे डेफर कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ पे सर कौन सा मेथड रिवाइज करेंगे? हम यहाँ पे ये वाला मेथड रिवाइज करेंगे कि अगर हम अपनी गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी एसेट की वैल्यू के साथ एडजस्ट करते हैं, तो इस गवर्नमेंट ग्रांट को फिर हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ये हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है? और इवन इसके बाद अगर ये हमें गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करनी पड़ जाए, ये रिफंड करनी पड़ जाए, तो हम अपनी बुक्स में इसकी अकाउंटिंग क्या करेंगे, ये भी हम यहाँ पे इस मेथड के अकॉर्डिंगली रिवाइज करेंगे। तो हम यहाँ पे इस मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और इस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे इवन रिफंड का पॉइंट भी इंक्लूड किया हुआ है। क्लियर है? तो इस मेथड के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। प्रभजोत लिमिटेड परचेज द मशीनरी फॉर कॉस्ट ऑफ ₹16 लाख। तो हमने यहाँ पे सब मशीनरी परचेज की है। तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, क्या मशीनरी हमारा स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट है? हाँ जी सर बिल्कुल है। वो भी कौन सा सर? डेप्रिशिएबल वाला, क्योंकि मशीनरी हमारी डेप्रिशिएबल होती है। क्लियर है? तो मशीनरी हमारा सर स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट है, वो भी कौन सा? डेप्रिशिएबल वाला। अच्छा जी आगे रीड करते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड इज ₹1 लाख, और हमने इसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव किया है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये हमारी फिर गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट है, वो भी कौन सा? डेप्रिशिएबल वाला। जी हाँ, क्योंकि मशीनरी हमारा स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट होता है, वो भी कौन सा सर? डेप्रिशिएबल वाला। क्लियर है? आगे रीड करते हैं। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी इज 5 years एंड सैलवेज वैल्यू ऑफ मशीनरी इज ₹5 लाख। ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रभजोत लिमिटेड फॉर फर्स्ट 2 years इफ गवर्नमेंट ग्रांट इज एडजस्टेड विद द वैल्यू ऑफ एसेट। तो मैंने आपको ये बताया, हमने इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे पूरी वर्किंग करनी है। अच्छा इसके बाद आगे रीड करते हैं। अज्यूम
गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ऑल्सो पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रभजोत लिमिटेड एट द टाइम ऑफ रिफंड। तो हमने यहाँ पे रिफंड के रिगार्डिंग में भी वर्किंग करनी है। क्लियर है? तो सर ये यहाँ पे हमारी एग्जांपल है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा सर यहाँ पे इसका सोल्यूशन फर्स्ट ईयर बिगनिंग। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे मशीनरी परचेज की है, तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे कि फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में ही हमने मशीनरी परचेज कर ली होगी। और हमने यहाँ पे जो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव किया, हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे कि फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में ही हमने यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव कर ली होगी। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इनके रिगार्डिंग में जनरल एंट्रीज पास ऑन करते हैं। तो सर यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट ईयर बिगनिंग। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे मशीनरी परचेज की है इसके रिगार्डिंग में हम यहाँ पे जनरल एंट्री पास ऑन कर देते हैं। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। तो यहाँ पे देखो सर हमारे पास मशीनरी अकाउंट डेबिट 16 लाख, क्योंकि यहाँ पे सर इसकी जो कॉस्ट है वो है 16 लाख। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 16 लाख टू बैंक अकाउंट 16 लाख बिंग मशीनरी परचेज। इसमें कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, इसके बाद जो हमने अब इसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की है इसके रिगार्डिंग में हम यहाँ पे एंट्री पास ऑन कर देते हैं। तो सर इसके रिगार्डिंग में एंट्री क्या पास ऑन होगी, देखो हमने यहाँ पे इसको अपनी एसेट की वैल्यू के साथ एडजस्ट करना है। तो हम यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में एंट्री क्या पास ऑन करेंगे। तो सर ये देखो यहाँ पे ये रही इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी 1 लाख, क्योंकि हमने यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की है तो हम यहाँ पे हम बैंक अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो हमारे पास ग्रांट की अमाउंट है वो यहाँ पे 1 लाख, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1 लाख। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 1 लाख बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव। तो यहाँ पे देखो हमने इसको अपनी एसेट की वैल्यू के साथ एडजस्ट कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया सर मशीनरी अकाउंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू मशीनरी अकाउंट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में एंट्री पास ऑन होगी। क्लियर है? बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव। तो हमने यहाँ पे इसको सर रिकॉर्ड कर लिया और इसके रिगार्डिंग में हमने यहाँ पे एंट्री पास ऑन कर दी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में यही एंट्रीज पास ऑन होगी और ये हमने यहाँ पे पास ऑन कर दी और यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम यहाँ पे सर फर्स्ट ईयर के एंड में एंट्रीज पास ऑन करते हैं और हम यहाँ पे ना डेप्रीशिएशन के रिलेटेड में ये एंट्रीज पास ऑन करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे सबसे पहले डेप्रीशिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डेप्रीशिएशन की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में एंट्री पास ऑन करेंगे। क्लियर है? तो सर यहाँ पे डेप्रीशिएशन की अमाउंट क्या होगी। अब यहाँ पे देखो हमने मशीनरी परचेज की है सर 16 लाख की, ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लिखा 16 लाख, ठीक है। इसके बाद हमने इसके रिलेटेड में 1 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव कर ली। तो ये हम यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि हमने इस गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी एसेट की वैल्यू के साथ एडजस्ट किया था। ये देखो हमने इसको अपनी एसेट की वैल्यू के साथ एडजस्ट किया था, इसलिए हमने यहाँ पे सर इसको माइनस कर दिया 1 लाख से। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सर इसकी जो सैलवेज वैल्यू है ये हमारे पास गिवन है 5 लाख, तो 5 लाख हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय करेंगे, हमारे पास जो इसकी लाइफ है वो है यहाँ पे 5 ईयर, डिवाइडेड बाय करेंगे 5, ठीक है। तो मेरे पास अब आ गया यहाँ पे 16 माइनस 1 माइनस 5, मेरे पास आ गया 10 लाख। 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 मेरे पास आ गया यहाँ पे 2 लाख पर एनम, यानी कि हर साल मैं यहाँ पे 2 लाख का डेप्रीशिएशन चार्ज करूंगा। क्लियर है? अब ये कैलकुलेट कैसे हुआ है डेप्रीशिएशन, मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो डेप्रीशिएशन की जो हमारे पास अमाउंट है वो है यहाँ पे 2 लाख। तो अब हमने यहाँ पे इसकी अमाउंट कैलकुलेट कर दी, कैसे की है मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसके रिलेटेड में एंट्रीज पास ऑन करते हैं, ठीक है ना। तो सर ये रही यहाँ पे इसके रिलेटेड में जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे देखो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट 2 लाख, ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट 2 लाख बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज। तो हमने यहाँ पे सर डेप्रीशिएशन चार्ज कर दिया। अब इसके बाद ये जो हमारे पास डेप्रीशिएशन है इसको हम यहाँ पे P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे सर एंट्री देखो P&L अकाउंट डेबिट 2 लाख टू डेप्रीशिएशन अकाउंट 2 लाख बीइंग डेप्रीशिएशन ट्रांसफर टू P&L। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी एंट्रीज पास ऑन कर दी और फर्स्ट ईयर के एंड में हमारी यही एंट्रीज पास ऑन होनी थी और यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसके बाद सर सेकंड ईयर के बिगनिंग में हमारे पास कोई एंट्रीज पास ऑन नहीं होगी। तो सर सेकंड ईयर के एंड में हमारे पास एंट्रीज पास ऑन होगी डेप्रीशिएशन के रिगार्डिंग में। और यही सेम जो हमने फर्स्ट ईयर के एंड में डेप्रीशिएशन के रिगार्डिंग में ये एंट्रीज पास ऑन की हैं, यही सेम एंट्रीज हम यहाँ पे पास ऑन करेंगे सेकंड ईयर के एंड में, क्योंकि सर हमारे पास डेप्रीशिएशन की अमाउंट बिल्कुल सेम है। डेप्रीशिएशन हमने हर साल 2 लाख का ही चार्ज करना है। तो हम यहाँ पे उसी तरीके से ये एंट्रीज पास ऑन करेंगे सेकंड ईयर के एंड में, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड में एंट्रीज पास ऑन की है, ठीक है ना। स्टिल हम यहाँ पे एंट्रीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सर सेकंड ईयर एंड डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू मशीनरी अकाउंट 2 लाख बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज। अब इसके बाद ये जो हमारे पास डेप्रीशिएशन है इसको हम यहाँ पे P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे एंट्री देखो P&L अकाउंट डेबिट 2 लाख, ठीक है, टू डेप्रीशिएशन अकाउंट 2 लाख बीइंग डेप्रीशिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे बिल्कुल सेम एंट्रीज हमने यहाँ पे पास ऑन कर दी सेकंड ईयर के एंड में, ठीक है ना। तो सर यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सेकंड ईयर के एंड में हमारे पास यही एंट्रीज पास ऑन होनी है और यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है।
अब सर इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे थर्ड ईयर बिगनिंग, ठीक है ना। अब सर यहाँ पे देखो हमने करना क्या था, इसको रीड करो। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रभजोत लिमिटेड फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। इफ द ग्रांट अमाउंट इज एडजस्टेड विद द वैल्यू ऑफ एसेट, तो हमने सर इसके रिगार्डिंग में फर्स्ट 2 ईयर्स एंट्री पास ऑन करनी है। तो सर ये तो हमने यहाँ पे कर दी, ये तो हमने यहाँ पे कर दी। देखो सेकंड ईयर के एंड तक हमने ये सारी एंट्रीज पास ऑन कर दी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ये कह रहा है, इसको रीड करो। अज्यूम गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में हमें गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करनी पड़ेगी। तो इसके रिलेटेड में ऑल्सो पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रभजोत लिमिटेड एट द टाइम ऑफ रिफंड। तो हमने इसके रिगार्डिंग में भी जनरल एंट्रीज पास ऑन करनी है, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग में सर एंट्री क्या पास ऑन होगी, तो सर ये है हमारे पास यहाँ पे एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1 लाख बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में ये वाली एंट्री पास ऑन होगी। तो हमने सर यहाँ पे इस तरीके से एंट्री पास ऑन की है। तो यहाँ पे कैसे पास ऑन हुई है मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये देखो, जब हमने ग्रांट रिसीव की थी तो हमने एंट्री क्या पास ऑन की थी, हमने एंट्री पास ऑन की थी बैंक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना। बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, तो हमने जब गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की थी तो हमने ये वाली एंट्री पास ऑन की थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस इसी एंट्री को ना, इसी एंट्री को यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। इसी एंट्री को हम यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे हमने एंट्री पास ऑन की थी बैंक टू मशीनरी, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास मशीनरी टू बैंक, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे एंट्री पास ऑन होगी। तो यहाँ पे देखो सर, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1 लाख बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड, ठीक है ना। तो जब हमने ग्रांट रिसीव की थी तो हमने यहाँ पे ये वाली एंट्री पास ऑन की थी, और जब हम यहाँ पे ग्रांट रिफंड कर रहे हैं तो बस इसी एंट्री को यहाँ पे रिवर्स कर देंगे और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एंट्री पास होगी। क्लियर है। तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में हमने ग्रांट रिफंड की है, तो इसके रिगार्डिंग में ये वाली एंट्री पास ऑन करनी है और ये हमने यहाँ पे पास ऑन कर दी है। क्लियर है। तो सर इसके साथ अब हमारी यहाँ पे ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है। इस एग्जांपल में जो जो चीज़ें करनी थी वो सारी हमने कर दी, और यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल अब बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब यहाँ पे देखो सर, हमने इस एग्जांपल की हेल्प से ये अच्छे से रिवाइज कर लिया कि अगर हम गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव करते हैं जो कि रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट है, वो भी कौन सा, डेप्रिशिएबल वाला, और अगर हम इस गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी एसेट की वैल्यू के साथ एडजस्ट करते हैं तो फिर इस गवर्नमेंट ग्रांट को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ये हमने यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लिया। और इवन अगर ये गवर्नमेंट ग्रांट हमें रिफंड करनी पड़ जाए तो हम अपनी बुक्स में इसकी अकाउंटिंग क्या करेंगे, ये भी हमने यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लिया। तो इसके रिगार्डिंग में हमने यहाँ पे सारी चीज़ें ये अच्छे से रिवाइज कर ली इस एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने अच्छे से रिवाइज कर ली। तो अब हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट है, और इसी के साथ हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 यानी कि AS 12 भी बिल्कुल कंप्लीट है। हमने यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट रिवाइज करना था, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, वो भी कौन सा, डेप्रिशिएबल वाला, और एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लिया इस एग्जाम्पल की हेल्प से। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा सर अब यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 यानी कि AS 12 भी बिल्कुल कंप्लीट है। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस दिस इज CA प्रभजोत, और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 यानी कि AS 13, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। और इस AS में हम यहाँ पे रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, और वो भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है ना। ये सर कॉन्सेप्ट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है। और जो हम यहाँ पे सर एग्जांपल करेंगे, ये एग्जांपल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंड रिटन बुकलेट में, और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है, और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी, और ये बुकलेट हमारी सर बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पर मैंने आपको इन सभी के रिगार्डिंग में लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है ना। इवन सर अगर आप हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स के कोर्सेज चाहते हैं, या सर लेक्चर या टेस्ट सीरीज नोट्स या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहते हैं, तो वो भी आपको हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएगा, ठीक है ना। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है, या आपको सर इसके रिगार्डिंग में कोई भी डिटेल चाहिए, आपको हमारी तरफ से हेल्प चाहिए, सर आपको हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमारा सर नंबर है 9915825991, और सर ये हमारी ईमेल आईडी है प्रभजोत सिंह क्लासेस info@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको सर इन सभी के रिगार्डिंग में डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सर ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एग्जांपल, और इस एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारी यहाँ पे एग्जांपल है, और सर ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन है।
ये पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन है। ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये वाली एग्जांपल अपनी स्टार्ट करते हैं। प्रभजोत लिमिटेड wants to reclassify its investments in accordance with AS13। ठीक है जी। State the values at which the investments have to be reclassified in the following cases। तो ये हमारे पास ना केसेस गिवन है, टोटल सा 3 केसेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है। तो हमने यहाँ पे बताना है कि इन तीनों केसेस में हम यहाँ पे रिक्लासिफिकेशन किस वैल्यू पे करेंगे, यानी कि सर किस अमाउंट पे करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे ना ये केसेस स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो इसका कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पे केसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का सर कॉन्सेप्ट क्या है। AS13 क्या कहता है, AS13 कहता है कि अगर हम अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को करंट इन्वेस्टमेंट्स में रिक्लासीफाई करना चाहते हैं तो सर इसको रिक्लासीफाई किस अमाउंट पे करेंगे, तो इसको हम रिक्लासीफाई करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट। ठीक है ना। कैरिंग अमाउंट का मतलब हो गया सर बुक वैल्यू। तो इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको रिक्लासीफाई करेंगे। क्लियर है। और AS13 क्या कहता है, AS13 कहता है अगर हम अपने करंट इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में रिक्लासीफाई करना चाहते हैं तो सर इसको रिक्लासीफाई किस अमाउंट पे करेंगे, तो इसको हम रिक्लासीफाई करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। ठीक है ना। इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको रिक्लासीफाई करेंगे। ठीक है ना। और फेयर वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे सर डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन, यानी कि डेट ऑफ ट्रांसफर वाली। क्लियर है। ये यहाँ पे प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, दोबारा बता रहा हूँ। देखो AS13 क्या कहता है, AS13 कहता है कि अगर हम अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को करंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासीफाई करना चाहते हैं तो इसको रिक्लासीफाई सर किस अमाउंट पे करेंगे, हम इसको रिक्लासीफाई करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब होगा सर बुक वैल्यू। ठीक है ना। तो इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको रिक्लासीफाई करेंगे। अच्छा जी। और AS13 क्या कहता है, AS13 कहता है कि अगर हम अपनी करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिक्लासीफाई करना चाहते हैं तो इसको सर हम यहाँ पे रिक्लासीफाई किस अमाउंट पे करेंगे, तो इसको हम रिक्लासीफाई करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। ठीक है ना। तो इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको रिक्लासीफाई करेंगे। और यहाँ पे जो हम फेयर वैल्यू देखेंगे वो देखेंगे सर डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन, यानी कि सर डेट ऑफ ट्रांसफर वाली। क्लियर है। ये यहाँ पे सर प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। तो अब मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे से बता दिया। तो चलिए अब हम यहाँ पे ना केसेस स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन ये यहाँ पे सभी केसेस देखते जाएंगे और यहाँ पे बताते जाएंगे कि हम यहाँ पे इसको जो रिक्लासीफाई करेंगे वो सर किस वैल्यू यानी कि किस अमाउंट पे करेंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनी एक्स, ठीक है जी, कॉस्टिंग ₹8.5 lakhs आर टू बी रिक्लासीफाइड एज करंट। ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को करंट इन्वेस्टमेंट्स में रिक्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसको रिक्लासीफाई किस अमाउंट पे करेंगे, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट। ठीक है ना। तो इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको रिक्लासीफाई करेंगे और कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है सर बुक वैल्यू। क्लियर है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनी एक्स कॉस्टिंग ₹8.5 lakhs आर टू बी रिक्लासीफाइड एज करंट। तो हमारे पास यहाँ पे सर इसकी कॉस्ट कितनी है, 8.5 lakh। अच्छा जी। इसके बाद द कंपनी हैड रिड्यूस्ड द वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स टू ₹6.5 lakhs टू रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन इन वैल्यू। इसका मतलब ये हमारे पास 6.5 लाख इसकी कैरिंग अमाउंट है। ठीक है ना। तो इसकी यहाँ पे सर कैरिंग अमाउंट कितनी है, ये हमारे पास 6.5 लाख है। ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे इसको हम रिक्लासीफाई किस अमाउंट पे करते हैं, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट। तो इन दोनों में सर हमारे पास लोअर क्या है, कॉस्ट यहाँ पे 8.5 लाख है और कैरिंग अमाउंट है हमारे पास 6.5 लाख। तो दोनों में यहाँ पे ये लोअर है कैरिंग अमाउंट, तो हम यहाँ पे इसको 6.5 लाख पे इसको रिक्लासीफाई कर देंगे। ठीक है ना। अब आगे देखो यहाँ पे हमें और क्या गिवन है, द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज ₹6.8 लाख। तो यहाँ पे मुझे फेयर वैल्यू चाहिए, द आंसर इज नो, अ बिग नो। ये मुझे चाहिए नहीं है। इसका मतलब ना ये मुझे यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। देखो अगर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है ना फिर कभी भी हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है फिर यहाँ पे सर हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है इसलिए हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ है, हमें यहाँ पे सर कॉस्ट चाहिए और कैरिंग अमाउंट चाहिए। ये हमारे पास यहाँ पे 8.5 लाख इसकी कॉस्ट है और 6.5 लाख इसकी कैरिंग अमाउंट है। डेट्स इट। फेयर वैल्यू तो मुझे यहाँ पे चाहिए ही नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को करंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासीफाई कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे एक तो कॉस्ट चाहिए, दूसरी कैरिंग अमाउंट चाहिए। ठीक है ना। फेयर वैल्यू चाहिए नहीं है और ये मुझे यहाँ पे जो दी है सर कंफ्यूज करने के लिए दी है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे सर कॉस्ट कितनी है, 8.5 लाख, कैरिंग अमाउंट कितनी है, 6.5 लाख। दोनों में लोअर कैसा है, हमारे पास कैरिंग अमाउंट लोअर है तो हम यहाँ पे 6.5 लाख को इसको यहाँ पे इस अमाउंट पे इसको रिक्लासीफाई करेंगे।
क्लियर है। अब देखो सर यहाँ पे इसका सोल्यूशन एज पर AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्लासिफाइड फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म, ठीक है, ट्रांसफर आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट में। वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्लासिफाइड फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू करंट, ट्रांसफर आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। यही मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया था, ठीक है जी। अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है जी। इन फर्स्ट केस कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज लेस देन द कॉस्ट, ठीक है जी, हैंस करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरिड एट ₹6.5 लाख। यही मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे इसको 6.5 लाख पे ही इसको रिक्लासीफाई करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट केस बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे सर सेकंड केस, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनी वाई कॉस्टिंग ₹7 लाख आर टू बी रिक्लासीफाइड एज करंट। तो यहाँ पे भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को करंट इन्वेस्टमेंट्स में रिक्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसको रिक्लासीफाई किस अमाउंट पे करेंगे? एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट, यानी कि इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको रिक्लासीफाई करेंगे। और कैरिंग अमाउंट का मतलब होगा सर हमारे पास बुक वैल्यू, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनी वाई, ठीक है जी, कॉस्टिंग ₹7 लाख। तो यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे 7 लाख है। अच्छा, इसके बाद आर टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट, ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज ₹8 लाख एंड बुक वैल्यू इज ₹7 लाख। तो मुझे सर क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे बुक वैल्यू यानी कि कैरिंग अमाउंट चाहिए। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कैरिंग अमाउंट ही बुक वैल्यू होती है। तो मेरी कैरिंग अमाउंट यहाँ पे कितनी है सर? 7 लाख, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखो, ये पूरा हमें यहाँ पे सर कोशिश कर रहा है कंफ्यूज करने की फेयर वैल्यू देके, लेकिन हमने यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। मैं इसलिए कहता हूँ बच्चे हमेशा कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, इसके बाद ना यहाँ पे जो मर्जी हो जाए कोई भी आपको यहाँ पे हिला नहीं सकता अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, क्या मुझे चाहिए? द आंसर इज नो, क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को करंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासीफाई कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे एक तो यहाँ पे कॉस्ट चाहिए और दूसरी यहाँ पे कैरिंग अमाउंट चाहिए, ठीक है ना, यानी कि बुक वैल्यू चाहिए। मुझे यहाँ पे फेयर वैल्यू चाहिए ही नहीं, और ये मुझे बार बार दे रहा है सो डैट मैं यहाँ पे इसको देखूँ और इसके कारण कन्फ्यूज हो जाऊँ, लेकिन मैं कन्फ्यूज नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे सर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को करंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे सर हमारे पास कॉस्ट कितनी है? 7 लाख, और कैरिंग अमाउंट यानी कि बुक वैल्यू भी मेरे पास यहाँ पे 7 लाख ही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसको सर 7 लाख पे ही रिक्लासीफाई कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो सर यहाँ पे ये रहा इसका सोल्यूशन। इन सेकंड केस द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज सेम एज कॉस्ट, दैट इज ₹7 लाख, ठीक है जी। हेंस दिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्लासीफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट एट ₹7 लाख, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पे 7 लाख पे ही रिक्लासीफाई कर देंगे। क्लियर है। तो यहां पे हमारे पास सर ये सेकंड केस भी हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम देखते हैं यहां पे सर थर्ड केस, ठीक है जी। करंट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी थी कॉस्टिंग ₹10 लाख आर टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म एज द कंपनी वांट्स टू रिटेन देम, ठीक है जी। तो यहां पे हम अपनी करंट इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में रिक्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसको रिक्लासीफाई किस अमाउंट पे करेंगे? एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, ठीक है ना। तो इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको रिक्लासीफाई करेंगे। और फेयर वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे सर डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन यानी कि डेट ऑफ ट्रांसफर वाली, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। क्लियर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड, करंट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी कॉस्टिंग ₹10 लाख आर टू बी रिक्लासीफाइड एज लॉन्ग टर्म एज द कंपनी वांट्स टू रिटेन देम। तो यहाँ पे सर इसकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट यहाँ पे इसकी है 10 लाख, ये हमें क्लियरली गिवन है। इसके बाद द मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज ₹12 लाख। तो यहाँ पे हमारे पास ना मार्केट वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे यही अज्यूम करेंगे कि ये इसकी फेयर वैल्यू होगी, और ये हमारे पास डेट ऑफ ट्रांसफर की ही गिवन है सर कितनी? 12 लाख। तो ये हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे सर फेयर वैल्यू हमारे पास इसकी गिवन है 12 लाख। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस्ट है यहाँ पे 10 लाख, फेयर वैल्यू है सर 12 लाख, दोनों में लोअर क्या है सर? यहाँ पे 10 लाख यानी कि कॉस्ट लोअर है, तो 10 लाख पे हम यहाँ पे इसको रिक्लासीफाई कर देंगे। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन थर्ड। इन थर्ड केस कॉस्ट ऑफ ₹10 लाख is less than its market value of ₹12 lakhs. Hence, reclassification of current investment into long-term investments will be made at ₹10 lakhs. ठीक है ना। और यही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड केस बिल्कुल कंप्लीट है, और इसी के साथ सर हमारे पास यहाँ पे सभी केसेस बिल्कुल कंप्लीट है, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल भी बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हमारे पास यहाँ पे सर AS 13 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बिल्कुल हमारा कंप्लीट है। हमने इस AS में रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करना था एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लिया इस एग्जांपल की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारा सर AS 13 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बिल्कुल कंप्लीट है।
हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के? आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस दिस इज सीए प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 यानी कि AS 16, जिसका नाम है बोरिंग कॉस्ट। ठीक है ना। और इस एएस में हम सर हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे बोरिंग कॉस्ट का, और इसको हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हेल्प से रिवाइज करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट सर हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जब यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है। और जब यहाँ पे सर एग्जांपल करेंगे, ये एग्जांपल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंड रिटन बुकलेट में, और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है। और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी, और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है। ठीक है ना। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने इन सभी के रिगार्डिंग में सभी लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना। और इवन अगर आपको सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स के कोर्सेज चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, टेस्ट चाहिए, नोट्स चाहिए, या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहिए, तो वो भी आपको हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएगा। ठीक है ना। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है, या आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, तो सर ये हमारा नंबर है 9915825991, और सर ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinhclassesinfo@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको यहाँ पे इनके रिगार्डिंग में सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सर हमारा ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सर ये वाली एग्जांपल, और इस एग्जांपल की हेल्प से हम अपना सर यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। क्लियर है। तो सर ये हमारी यहाँ पे एग्जांपल है, और सर ये इसका सोल्यूशन है, ये पूरा का पूरा इसी का सोल्यूशन है। क्लियर है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सो अब यहाँ पे ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ना कुछ चीज़ें रिवाइज करवाऊंगा, फिर हम यहाँ पे ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। फिर देखना इस एग्जांपल में हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। तो मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ें रिवाइज करवाऊंगा वो सर यहाँ पे ये चीज़ें हैं। मैं आपको यहाँ पे 3 चीज़ें रिवाइज करवाऊंगा। क्या क्या है सर? फर्स्ट है हमारे पास मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट, सेकेंड है हमारे पास मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसिड, और थर्ड है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। क्लियर है। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे 3 चीज़ें रिवाइज करवाऊंगा, फिर इसके बाद हम यहाँ पे ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। फिर देखना इस एग्जांपल में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको यहाँ पे 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें रिवाइज करवाऊंगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इनको रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे सर मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट रिवाइज करते हैं। तो सर बोरिंग कॉस्ट क्या होती है एज पर AS 16, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे इसको रीड कर लेते हैं। सो बोरिंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इंकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स। ठीक है ना। तो ये होती है सर हमारे पास यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट एज पर AS 16। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में और बिल्कुल शॉर्ट में सर एग्जांपल की हेल्प से ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है ना। देखो सर मुझे भी पता है यहाँ पे रिविजन चल रही है, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन बच्चे यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करवाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ। मेरे साथ साथ रहना, बिल्कुल मैं आपको शॉर्ट में ही रिवाइज करवाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मेरे साथ साथ ये सारी चीज़ें रिवाइज करते जाना। ठीक है ना। अब सर मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट क्या है मैं आपको यहाँ पे ये एक रिवाइज करवा देता हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से। अब सर अज्यूम करो मैंने यहाँ पे सर एक लोन लिया। ठीक है ना। अज्यूम करो मैंने यहाँ पे एक लोन लिया, और अज्यूम करो ये लोन लेने के लिए मुझे यहाँ पे सर कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस पे करने पड़ गए। ठीक है जी। अब अज्यूम करो ये लोन लेने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ लीगल चार्जेस भी पे करने पड़ गए, तो ये सभी के सभी चार्जेस मेरी सर बोरिंग कॉस्ट है एज पर AS 16। ठीक है जी। इसके बाद ये जो लोन है सर इसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट पे किया, तो ये इंटरेस्ट भी मेरी बोरिंग कॉस्ट है एज पर AS 16। क्लियर है। अब इसको सर रीड करो, यही यहाँ पे लिखा हुआ है बोरिंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट। ठीक है। एंड अदर कॉस्ट, तो ये हमारे पास ये जो चार्जेस हैं ये हमारे पास अदर कॉस्ट में आ जाता है। ठीक है ना। सो बोरिंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, ठीक है, इंकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स। तो यहाँ पे जो मैंने आपको सर यहाँ पे एक्सप्लेन किया वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्लियर है। तो सिंपल वर्ड्स में सर बोरिंग कॉस्ट का मीनिंग क्या है मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे सर ये चीज़ कंप्लीट है, तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है इसका मीनिंग देखते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट का मीनिंग देख लिया, अब हम यहाँ पे सर सेकंड क्वालिफाइंग एसिड का मीनिंग देखते हैं। अब यहाँ पे इसको भी अच्छे सुनना, मैं शॉर्ट में सर इसको भी रिवाइज करवाऊंगा, अब इसको भी यहाँ पे अच्छे सुनना। सो सेकंड मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसिड। अच्छा जी। अब सर क्वालिफाइंग एसिड का मीनिंग क्या है एज पर AS 16, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे इसको रीड कर लेते हैं। एक क्वालिफाइंग एसिड इज एन एसिड दैट नेसेसरी
टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। अब सर क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। क्वालिफाइंग एसिड वो एसिड होता है जिसको रेडी होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, यानी कि अच्छा खासा टाइम लगता है, ठीक है ना। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है यानी कि सर अच्छा खासा टाइम लगता है जिसको रेडी होने में। अब सर यहाँ पे इसकी बेस्ट एग्जांपल है बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग को रेडी होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है यानी कि अच्छा खासा टाइम लगता है, तो बिल्डिंग हमारा सर क्वालिफाइंग एसिड होता है। क्लियर है। अब हम यहाँ पे इसको रीड कर लेते हैं दोबारा। एक क्वालिफाइंग एसिड इज एन एसिड दैट नेसेसरी टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। क्लियर है। तो सर ये है हमारे पास यहाँ पे क्वालिफाइंग एसिड का मीनिंग एज पर AS16। अब हम यहाँ पे एस के ऊपर एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। अज्यूम करो सर व्हीकल्स, क्या व्हीकल्स हमारा क्वालिफाइंग एसिड है? द आंसर इज नो, अ बिग नो, क्योंकि व्हीकल्स को रेडी होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगता है सर। इनको यहाँ पे रेडी होने में अच्छा खासा टाइम नहीं लगता है, ये तो ऑलरेडी रेडी ही होते हैं, इसलिए व्हीकल्स हमारा सर क्वालिफाइंग एसिड नहीं है। क्लियर है। तो सर ये है हमारे पास यहाँ पे क्वालिफाइंग एसिड का मीनिंग एज पर AS16, और ये भी मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिया। तो सेकंड हमने यही रिवाइज करना था और यहाँ पे हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे सर थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम यहाँ पे सर इसको रीड कर लेते हैं। तो बोरिंग कॉस्ट डाटा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड शुड बी कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेट एसिड, ठीक है जी। अदर बोरिंग कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे सर जो लिखा हुआ है मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में शॉर्ट में यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। मुझे पता सर टाइम थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पे ना रिवाइज करवाना जरूरी है, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में रिवाइज करवाऊंगा, ज़्यादा टाइम मिलूंगा, ठीक है ना। बस मेरे साथ साथ यहाँ पे इसको देखते जाना, मैं आपको ये एग्जाम्पल की हेल्प से रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे अच्छे समझना। देखो सर यहाँ पे अज्यूम करो मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अज्यूम करो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने एक लोन लिया, ठीक है ना। अब अज्यूम करो इस लोन के ऊपर मैंने इंटरेस्ट पे किया। अज्यूम करो मैंने यहाँ पे सर 1 लाख का इंटरेस्ट पे किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना 3 क्वेश्चन रेज होते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या ये बिल्डिंग हमारा क्वालिफाइंग एसिड है? बिल्कुल है सर, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बिल्डिंग हमारा क्वालिफाइंग एसिड होता है। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन, क्या ये इंटरेस्ट हमारी बोरिंग कॉस्ट है? बिल्कुल है सर, इंटरेस्ट हमारी बोरिंग कॉस्ट है, ये भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा जी, तो सर इंटरेस्ट हमारी बोरिंग कॉस्ट है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये बिल्कुल हमारी बोरिंग कॉस्ट है। अच्छा जी, अब सर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, इसको अच्छे से सुनना। क्या ये हमारा जो इंटरेस्ट है ये बिल्डिंग के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है? ये सर बिल्कुल करता है, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमारा उस लोन के ऊपर है जो लोन हमने लिया है अपनी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा जो इंटरेस्ट है ये हमारी बिल्डिंग के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है, यानी कि हमारे पास ये जो इंटरेस्ट है ये बिल्डिंग के साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये था। अच्छा जी, अब सर यहाँ पे सुनो फिर AS16 क्या कहता है। AS16 कहता है कि अगर हमारी बोरिंग कॉस्ट हमारे क्वालिफाइंग एसिड के साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो फिर इस बोरिंग कॉस्ट को हम अपनी सर क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि हमारी क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी, दोबारा बता रहा हूँ फिर यहाँ पे AS16 क्या कहता है। AS16 कहता है कि अगर हमारी बोरिंग कॉस्ट हमारे क्वालिफाइंग एसिड के साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, जैसे कि यहाँ पे है, तो फिर हम इस बोरिंग कॉस्ट को अपनी क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि अपनी क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट क्या हमारी बोरिंग कॉस्ट है? बिल्कुल है जी। इसके बाद क्या बिल्डिंग हमारा क्वालिफाइंग एसिड है? बिल्कुल है जी। अब यहाँ पे ये जो हमारी बोरिंग कॉस्ट है ये हमारी क्वालिफाइंग एसिड के साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, यानी कि सर डायरेक्टली रिलेट करती है। बिल्कुल करती है, क्योंकि ये उस लोन के ऊपर है जो लोन हमने अपनी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। तो फिर यहाँ पे जो हमारी इंटरेस्ट की बोरिंग कॉस्ट है इसको हम अपनी बिल्डिंग का जो हमारा बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसिड है उसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि उसकी कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। क्लियर है। तो अब मैंने आपको सर ये सारी चीज़ अच्छे से रिवाइज करवा दी एग्जांपल की हेल्प से। अब यहाँ पे ना इसको रीड करो, ये यहाँ पे रीड करने वाली चीज़ है। बोरिंग कॉस्ट डेट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ठीक है, टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड शुड बी कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैंने आपको ये एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद तो सिंपल चीज़ है, अदर बोरिंग कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, ठीक है ना। तो जो हमारी अदर बोरिंग कॉस्ट है उसको हम एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि हम उसको एज एन एक्सपेंस चार्ज करेंगे। तो सर चार्ज कहाँ पे करेंगे? P&L में करेंगे, ठीक है ना, जो भी हमारी अदर बोरिंग कॉस्ट होगी। क्लियर है। तो सर यहाँ पे थर्ड चीज़ हमने ये रिवाइज करनी थी, ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, और ये मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करवा दी, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है।
सो मैंने आपको सर यहाँ पे यही 3 चीज़ें रिवाइज करवानी थी। फर्स्ट है हमारा सर मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट, सेकंड है हमारा मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसिड, और सर थर्ड है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये तीनों चीज़ें ही यहाँ पे रिवाइज करवानी थी और ये मैंने आपको यहाँ पे अब अच्छे से रिवाइज करवा दी। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारी ये जो एग्जाम्पल है इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2011 प्रभजोत लिमिटेड obtained a loan of ₹100 lakhs to be utilized as under। तो हमने यहाँ पे सर 100 lakhs का लोन लिया है और उसको यहाँ पे इस तरीके से यूटिलाइज किया है। अच्छा जी, पर्टिकुलर्स अमाउंट इंटरेस्ट चार्ज। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए कितना लोन यूज़ किया है 80 लाख का, और उसके ऊपर सर इंटरेस्ट कितना है 8 लाख। अच्छा, इसके बाद परचेज ऑफ व्हीकल्स। तो हमने यहाँ पे व्हीकल्स परचेज करने के लिए कितना लोन यूज़ किया है सर 20 लाख का, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है 2 लाख। अच्छा, इसके बाद शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय प्रभजोत लिमिटेड। तो हमने यहाँ पे बताना है कि हम यहाँ पे इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारी यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा सर यहाँ पे इसका सोल्यूशन। तो ये जो हमारा सर सोल्यूशन है ये हम बाद में देखते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे वर्किंग कैसे होगी, ठीक है ना। इसको यहाँ पे अच्छे सुनना। देखो, हमने यहाँ पे सर करना क्या है, हमने यहाँ पे इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट बताना है। तो इंटरेस्ट हमारी सर क्या होती है, इंटरेस्ट हमारी बोरिंग कॉस्ट तो होती है। तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट बताना है। अच्छा, अब सुनो सर, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ये जो हमारे पास एसेट्स गिवन है, ये हमारे पास जो एसेट्स गिवन है ये हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड है या नहीं, ठीक है ना। अगर तो जो हमारे पास एसेट्स गिवन है ये हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड है तो इसके रिगार्डिंग में जो भी इंटरेस्ट है वो हम कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है जी। अगर जो हमारे पास एसेट्स गिवन है ये हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड है ही नहीं तो इसके रिगार्डिंग में जो भी हमारा इंटरेस्ट है वो फिर हमारा सर अदर बोरिंग कॉस्ट बन जाएगा और इसको फिर हम एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि हम अपने P&L में चार्ज करेंगे। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे सर इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा ये डिपेंड करता है ये जो हमारे पास एसेट्स गिवन है ये हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड है या नहीं। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे कि जो हमारे पास एसेट्स गिवन है ये हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड है या नहीं। क्लियर है? तो फर्स्ट देखो सर, हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग हमारा सर क्वालिफाइंग एसिड होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी सर रिवाइज करवा चुका हूँ। तो इसके रिगार्डिंग में जो हमारा इंटरेस्ट है 8 लाख का, तो इसको हम यहाँ पे कैपिटलाइज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर परचेज ऑफ व्हीकल्स। तो व्हीकल्स हमारा क्वालिफाइंग एसिड नहीं होता, ये मैं आपको रिवाइज करवा चुका हूँ। तो इसके रिगार्डिंग में जो हमारा सर इंटरेस्ट है 2 लाख का, ये इंटरेस्ट जो हमारा सर हमारा बन जाएगा, ये जो हमारे पास 2 लाख का इंटरेस्ट है इसके रिगार्डिंग में ये हमारे पास फिर बन जाएगा अदर बोरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। तो इसको हम एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि हम अपने P&L में चार्ज करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी वर्किंग होगी। अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा सर यहाँ पे इसका सोल्यूशन, ये रहा सर एज पर AS16 बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। एक क्वालिफाइंग एसिड इज एन एसिड दैट नेसेसरी टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। तो ये हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड का मीनिंग लिखा हुआ है और ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी रिवाइज करवा चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एंड बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड, ठीक है जी, शुड बी कैपिटलाइज एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट एसिड, ठीक है। अदर बोरिंग कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड। तो ये हमारे पास यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट लिखा हुआ है और ये भी मैं आपको ऑलरेडी रिवाइज करवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो लिखी हुई है मैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करवा चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद है द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी शोन एज, अच्छा, पर्टिकुलर्स क्वालिफाइंग एसिड इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, इंटरेस्ट टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो ये हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड है सर, बिल्कुल है, यस। इसके बाद है इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, तो इसके रिगार्डिंग में जो भी हमारा इंटरेस्ट है 8 लाख का ये हम कैपिटलाइज करेंगे। क्लियर है? ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद है परचेज ऑफ व्हीकल्स, तो ये हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड नहीं है तो यहाँ पे लिख दिया हमने नो। तो इसके रिगार्डिंग में जो भी इंटरेस्ट है वो हम यहाँ पे P&L में चार्ज करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग में हमारे पास 2 लाख का इंटरेस्ट है वो हम यहाँ पे P&L में चार्ज करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ गया सर हमारे पास टोटल में हमारे पास यहाँ पे आ गया 8 लाख और यहाँ पे आ गया 2 लाख। क्लियर है? तो ये रहा सर इसका यहाँ पे पूरा का पूरा सोल्यूशन, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो इसी के साथ सर हमारे पास यहाँ पे ये वाली एग्जांपल बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। सो इसी के साथ सर हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 यानी कि AS16 भी बिल्कुल कंप्लीट है। हमने सर यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना था एक एग्जांपल की हेल्प से, और हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिया इस एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है ना। तो इसी के साथ सर हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 यानी कि AS16 भी बिल्कुल कंप्लीट है।
सो इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे सभी के सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बिल्कुल कंप्लीट हैं और इसी के साथ सर हमारा यहाँ पे सीए इंटर अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रॉकेट रिवीजन मैराथन बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है ना। तो देखो इस रिवीजन मैराथन में हमने अपनी पूरी की पूरी रॉकेट रिवीजन हैंड रिटन बुकलेट सर पूरी की पूरी कवर कर दी, ठीक है ना। इस बुकलेट में जो भी सारी की सारी एग्जाम्पल है हमने यहाँ पे देखो सर पूरी की पूरी कवर कर दी, क्लियर है। तो इसी के साथ सर हमारा ये रिवीजन मैराथन बिल्कुल कंप्लीट है। आई होप आपको सर हमारा ये रिवीजन मैराथन अच्छा लगा होगा और इससे आपकी हेल्प होगी, ठीक है ना। आई होप तो बच्चे आपका इसके रिगार्डिंग में जो भी फीडबैक है हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। ये हमारा नंबर है 9915825991, ठीक है ना। आप इस नंबर पे सर व्हाट्सएप टेलीग्राम टेक्स्ट कॉल कुछ भी कर सकते हो। तो सर आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है ना। और इवन ये हमारी सर ईमेल आईडी है prabjotsinghclassesinfo@gmail.com, तो आप इसके थ्रू भी हमें रीच कर सकते हो और इसके रिगार्डिंग में आपका जो भी फीडबैक है हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्लियर है। और इवन अगर आपको सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स के कोर्सेज चाहिए, लेक्चर चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए या इसके रिगार्डिंग में सर नोट्स चाहिए या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहिए तो वो आपको सर हमारी प्रभजोत सिंह क्लासेस पे मिल जाएगा। सिंपली प्ले स्टोर पे जाए, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी मिल जाएगी, हमारी ऐप इंस्टॉल कर ले, वहाँ पे आपको इनके रिगार्डिंग में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है या आपको इनके रिगार्डिंग में कोई भी डिटेल चाहिए तो सर ये हमारा नंबर है और सर ये हमारी ईमेल आईडी है, आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो। हम आपको सर इनके रिगार्डिंग में सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, क्लियर है। सो अब बच्चे हम यहाँ पे रिवीजन मैराथन एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रिवीजन मैराथन।